हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल है? क्या हाल है सबके? कैसे हो सारे? कैसी है हमारी क्लास 11th? कैसे हैं सब सारे भाई? बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स का वेट हो रहा था भाई। स्टैटिस्टिक्स के हमारे 2 लेक्चर्स तो जा चुके हैं। कौन सी सीरीज चल रही है? अपनी वन शॉट सीरीज चल रही है। पेस कॉमर्स बैच के अंदर भी तुम इसको देख सकते हो। जो तुम्हारा पेस कॉमर्स बैच है वहां पर भी इसको देखा जा सकता है। साथ ही साथ तुम्हारे यूट्यूब पर तो ये जा ही रही है ना। अगर तुमको नोट्स चाहिए तो पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे पेस कॉमर्स का फ्री बैच है, वहां से तुम नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हो जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो अब ना हम अपने एक बहुत ज़रूरी चैप्टर पर आ गए हैं। बिल्कुल बातचीत ना करते हुए हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। जो अपना क्लास का आज का मेन मुद्दा है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लास 11th के लिए ना, क्लास 11th में, और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ इस सब्जेक्ट की, स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना ज़्यादातर, मतलब अगर तुम्हारा 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का पेपर आता है, बताता हूँ, तो उसमें से 32-33 के अराउंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको तुमको सॉल्व करना होता है। तुम्हारे मैथ्स की एबिलिटी, तुम्हारी कैलकुलेशन एबिलिटी, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। बट ये एक ऐसा चैप्टर है, और इसके अलावा जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, ये दोनों थ्योरी से भरे हुए चैप्टर्स हैं। तो वो बचे हुए 8 मार्क्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि बचे हुए 8 मार्क्स इन्हीं दोनों चैप्टर से आएंगे। बट मोस्ट ऑफ द चांस ये रहता है कि भाई इस चैप्टर से थ्योरी तो आनी बनती है। थ्योरी अगर 8 मार्क्स की आएगी तो इस चैप्टर से आएगी ही आएगी। तो अगर थ्योरी में नंबर चाहिए तो ये चैप्टर ज़रूर करना गाइस। अब इस पे आगे चलते हैं। बहुत बेसिक सा, बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सीक्वेंस वाइज चलेंगे आराम से। बहुत तगड़ा तरीका तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे ना इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। वो कहाँ दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ। अभी धीरे धीरे खोलेंगे पढ़ते सारी। चैप्टर का नाम हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है। एंड ना, इसमें ना हमारा ना, जब हम पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर हमारा 1 पढ़ा, तो हमने एक वर्ड वहां पर देखा था, डेटा। एक डेटा डेटा वर्ड हमने बहुत ज्यादा सुना था। ठीक है सर, ये आपने बहुत ज्यादा ये वर्ड सुनाया था अपने को कि डेटा 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 डेटा। व्हाट इज डेटा? पहले अपने को ये बताओ। डेटा होता है इंफॉर्मेशन। एनी इंफॉर्मेशन इज डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं कहता हूँ नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन दिस रूम, दैट इज अ डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास, दैट इज अ डेटा। नंबर ऑफ people in India, that is a data. Number of chairs in this room, that is a data. Number of SUV cars in Delhi, that is a data. Any kind of information is data. ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन, हमने डेटा भी बहुत अलग अलग तरीके का, अगर तुमको याद हो, ये चैप्टर नंबर 1 में ही हमने करा था। डेटा भी हमने अलग अलग तरीके का करा था। एक क्वालिटेटिव डेटा होता है, एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है। ठीक है। मोस्टली यही करे थे हमने, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों में क्या डिफरेंस है सर? क्वालिटेटिव डेटा इज अबाउट एनीथिंग जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे डेटा में, मैंने डेटा, आपने कहा सर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आपने हमसे पूछ लिया कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनका ऑनेस्टी का लेवल बताओ कि वो कितने ऑनेस्ट हैं। तो मैं कहा यार, ऑनेस्टी मेजर करनी है, ऑनेस्टी तो मेजर हो ही नहीं सकती, कोई यूनिट ही नहीं है। जैसे अगर उनकी हाइट मेजर करनी हो तो मैं सेंटीमीटर में कर लूँ, उनका वेट मेजर करना हो तो मैं केजीज में कर लूँ। बट इसको कैसे मेजर करूँ, उनकी ऑनेस्टी को? ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर पाते। तो वो कहलाता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा, जिसको नंबर्स में मेजर नहीं करा जा सकता। एंड दैट डेटा जिसको नंबर में मेजर करा जा सकता है, वो हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। सिंपल सा चीज समझना, ठीक है। एक सेकंड रुकना गाइस बस। सिंपल सा चीज ये समझना, ठंडक बहुत ज्यादा हो गई थी कमरे में। तो ऐसी चीज जिसको हम नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन? आपने कहा बच्चों की हाइट्स बताओ, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा। बच्चों का वेट बताओ, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा। बच्चों की ऑनेस्टी बताओ, नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव डेटा। यहाँ पर कितने हमारे देश में ऑनेस्ट लोग हैं वो मतलब ऑनेस्ट लोग हैं वो नहीं, लोगों की ऑनेस्टी के बारे में बताना है। लोगों का ब्यूटीफुल, मतलब लोग कितने ब्यूटीफुल हैं, उसको भी स्केल करने का कोई पर्टिकुलर मेजर नहीं है।
ऐसी चीज जिसको स्केल नहीं कर सकते, जिसको नंबर्स में नहीं लिख सकते, वो क्वालिटेटिव डेटा, जिसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकता है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो हम मोस्टली क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में। तो हम ज़्यादातर इस क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। एंड अब हम चालू करेंगे कि हम इस क्वांटिटेटिव डेटा को, चलो आप कह रहे हो क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? आप इस डेटा के बारे में पढ़ना चाहते हो। आपने कहा कि बच्चों के क्लास में कितने बच्चे हैं, देश में कितनी कार्स हैं, देश में कितने स्कूटर हैं। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि पहले कैलकुलेट तो करो कितने स्कूटर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं। पहले उसको कैलकुलेट करो उस चीज को। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप। जब भी हम अपने स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहला काम है हमारा, भाई साहब डेटा तो कलेक्ट कर लो। पहले डेटा है, कितना डेटा है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, जो भी है पहले डेटा कलेक्ट कर लो। तो बिल्कुल बस यही इस चैप्टर का नाम के पीछे की कहानी थी सारी, जिसमें हमने थोड़े से 4-5 मिनट 6 मिनट अपने लगा दिए। बट समझना बहुत ज़रूरी था कि स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं एक वर्ड आता है डेटा। एंड डेटा को अगर हमें पढ़ना है, डेटा के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, तो पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप वही होगा कि डेटा को कलेक्ट करो भाई साहब आप। ठीक है ना? अब हम डेटा कलेक्ट करने निकले, अब हमारा सफ़र चालू हो गया डेटा कलेक्ट करने का। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के मेरे सफ़र में मुझे डेटा कलेक्ट करने के सोर्सेज, जैसे होता है ना कि भैया हमारी जो यमुना नदी है या हमारी गंगा नदी है, तो उसके सोर्स कहाँ से है? गंगा नदी, यमुना नदी, सबका सोर्स उत्तराखंड से है। तो वैसे ही ये जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, इसका सोर्स क्या है? ये जो आप डेटा, आपने कहा कि बच्चों के कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, कितनी कार्स हैं या अपने दिल्ली शहर में, इसका आपका ये जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करी, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आई ये इंफॉर्मेशन? तो दो तरीके के सोर्सेज हमारे पास होते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्स एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी सोर्स। आराम आराम से, मैं कुछ भी रटवाना नहीं है, आराम से समझाएंगे। पहले प्राइमरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड वाले पे अपने आएंगे, सेकेंडरी सोर्स पे। ठीक है, आराम आराम से, यही समझ आ जाए ना। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ही अगर मेरी क्लास को समझ आ जाएगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा अगर मेरी क्लास को समझ आ जाता है, तो इसका मतलब तुम्हारा 50 to 60% कलेक्शन ऑफ डेटा वाला चैप्टर वहीं खत्म हो गया। 50 to 60% वहीं, शायद और भी ज्यादा, 70% तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से चलेंगे। अब प्राइमरी डेटा के बारे में ना ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मैं तुमको ना एक सिंपल सी बताता हूँ। यहाँ पे चीजें तो लिखी हुई हैं, इधर बता देता हूँ तुमको। लिखी लिखाई चीजें तो हर जगह मिल जाएंगी, पहले ना समझा दो प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा को याद करने के लिए इसका एक और नाम याद कर लो, इसको बोलो फर्स्ट हैंड डेटा। जैसे तुम फर्स्ट गाड़ी खरीदते हो ना, शोरूम से जो गाड़ी खरीदते हो, वो तुम्हारी होती है फर्स्ट हैंड गाड़ी। बट अगर तुम कार्स 24 या फिर कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हो या थर्ड हैंड गाड़ी खरीदते हो, तो वो तुम्हारी कहलाती है सेकंड हैंड गाड़ी। वैसे ही सेकेंडरी डेटा है तुम्हारा सेकंड हैंड डेटा। अब इसके बारे में क्या जानना है? इसके बारे में ये देखना कि सर सेकंड हैंड डेटा, फर्स्ट हैंड डेटा, समझ नहीं आया कुछ। देखो बात समझना, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा मेरा डेटा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आपको कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए? आपकी कॉमन सेंस आपको क्या कहती है? अरे सर स्टूडेंट्स का डेटा है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सबके पास जाओ, उनसे डेटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, सबसे हाथ खड़ा करवा लो, क्या भाई अच्छा इन्होंने हाथ खड़ा करा है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन सबका डेटा मैं गैदर कर लूंगा। तो मेरे को जिसका भी डेटा कलेक्ट करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास चले जाऊंगा। जब मैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास चले जाऊंगा, मतलब सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास चले जाऊंगा, जहां से वो डेटा बना है, अगर मैं डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास जाकर डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, दैट इज माय फर्स्ट हैंड डेटा और दैट इज माय प्राइमरी डेटा। बट मुझे तो शॉर्टकट अपनाना है, मुझे तो भैया
वही है ना, मैं सीधे रास्ते से क्यों जाऊं, मैं तो टेढ़ी गली से जाऊंगा। तो टेढ़ी गली से जाने के लिए वो होता है हमारा सेकंड हैंड डेटा। टेढ़ी गली क्या आ गया है? अब टेढ़ी गली के बारे में थोड़ा सा सुनना। इसमें तुम क्या करते हो, इसमें तुम सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास जाके डेटा नहीं कलेक्ट करते। तुमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पूछना है तो तुम स्टूडेंट्स के पास नहीं जाओगे, तुम किसी और के पास ही चले जाओगे। तुम ना स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास चले गए मान के चलो, या चलो पेरेंट्स भी नहीं, पेरेंट्स नहीं यार, पेरेंट्स तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तुमने क्या करा, तुम ना किसी मैगजीन के पास चले गए, एक ऐसी मैगजीन के पास गए। वो मैगजीन ना ऐसे ही अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जो बच्चे होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करता है। तो मैं डायरेक्ट उस मैगजीन वाले को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई मैगजीन वाले भैया, जो मेरा पीडब्ल्यू का अपना कॉमर्स वाला चैनल है, इस पे मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, एक बार इसका डेटा दे दो। उसने अपना लैपटॉप खोला, उसने फटाक से बताया कि देखो भैया आपके इतने बच्चे हैं, 1200 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं। तो वही सेकेंड हैंड डेटा में मैं क्या करता हूँ, सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास नहीं जाता, या सोर्स ऑफ ओरिजिन के पास नहीं जाता और उसके किसी क्लोज्ड इंडिविजुअल के पास भी नहीं जाऊंगा। समझना, मैं किसी उसके क्लोज्ड इंडिविजुअल के पास भी नहीं जा रहा, मैं उसकी मम्मी फूफा ताया से भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, मैं ओरिजिन के आसपास जा ही नहीं रहा, मतलब स्टूडेंट्स के आसपास नहीं जा रहा, मैं किसी दूर पब्लिश्ड सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। पब्लिश्ड सोर्स मतलब कोई दूसरा बंदा है। पब्लिश्ड का मतलब होता है जिसने कोई यार, जिन्होंने मैगजीन्स लिखी होती है, न्यूज़पेपर्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ पब्लिश्ड सोर्सेज। ठीक है, तो ये लोग ना पहले से ही रिसर्च करके रखते हैं। वो मैगजीन वाले ने क्यों रिसर्च करके रखी थी, इसीलिए तो करके रखी थी कि बाद में उसके पास लोग आएंगे, उनको वो डेटा देगा और पैसे कमाएगा। तो ये पब्लिश्ड सोर्स वाले इसीलिए डेटा कलेक्ट करके अपने पास पहले से ही जमा करके रखते हैं कि जब ईशान पराशर जैसा कोई आदमी आएगा या कोई और ऐसा आदमी आएगा जिसको डेटा पतली गली से निकालना होगा, जिसको जल्दी से डेटा चाहिए होगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा सेकंड हैंड डेटा का इस्तेमाल करने। ठीक है ना, तो बस यही है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का मेजर डिफरेंस, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस। ठीक है, मेजरली हमने पढ़ा, अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मेजर हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हैंड डेटा सेकंड हैंड डेटा, अब इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। है इतना ही, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा इतना ही है, 12 मिनट में तुम्हारा खत्म हो चुका है। बट पेपर में इतना नहीं आता, पेपर में और सारी चीजें आती हैं। और पेपर में क्या आती है, एक बार इधर नजर मार लो फटाक से। जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि बहुत लप्पू चैप्टर है यार, बहुत लप्पू चैप्टर है। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डेटा। जब डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड होता है, देखो बस यही वर्ड हमको यहाँ पे पकड़ना था कि डेटा ओरिजिनली कलेक्ट हुआ है। हम किसी दूसरे बंदे के, दूसरी मैगजीन के, दूसरे न्यूज़पेपर के, किसी भी पब्लिश्ड सोर्स के पास नहीं गए, हमने डायरेक्टली ओरिजिनली जिस भी बंदे से, स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करना था तो स्टूडेंट के पास चले गए, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। दिस इज ओरिजिनल, दोबारा वर्ड क्या यूज हो रहा है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार मैं इस डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। और वो क्या था, वो सेकेंड हैंड डेटा था, उसको पहले ही कोई मैगजीन वाला कलेक्ट कर चुका है, मैं उसको सेकेंड टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेकेंडरी डेटा में ये था, एंड ये फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है। इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये भी तुमको बता दिया है। अब आगे चलो, अब ना सेकेंडरी डेटा तुमको बाद में बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से 3 मार्क्स के डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं ना, अगर पेपर में आया यहां से तो डायरेक्टली एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस। तुम इतना जान चुके हो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस वैसे ही लिख सकते हो। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा, सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी डेटा नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी डेटा में, प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। टाइम कंज्यूमिंग क्यों होगा, क्योंकि आप हर एक बच्चे के पास जाओगे। सेकेंडरी डेटा पतली गली से निकाल के आंसर निकाल देता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग कम है। लो भैया 3 मार्क्स का तो तुम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल कर ही चुके हो। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम कर लोगे अगर डिफरेंस आएगा तो, और बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा गया है। अगर वहां से नहीं आएगा क्वेश्चन तो कहां से आएगा सर, इस चैप्टर से, तो यहां से आएगा भाई। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड्स,
मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ये थोड़ा सा फॉन्ट गंदा है, जैसे समझ आ जाएगा तुमको। ठीक है ना, अब और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गया? अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गया, वैसे ही ठीक है। ठीक है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग। अगर थोड़ा सा फॉन्ट में प्रॉब्लम भी आए ना तो एक बारी वर्ड इसकी जो पीपीटी मतलब इसकी पीपीटी फाइल जो होगी ना वो तुमको पेस कॉमर्स बैच पे पीडब्ल्यू पे मिल जाएगी, तो एक बारी वो डाउनलोड करोगे तो दिख जाएगा। मेथड वैसे इतना तो दिख रहा है कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइमरी डेटा लिखा है। अब ना टोटल अपने पास 4 मेथड्स हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक करके इनकी तरफ चलेंगे। चारों को पढ़ लो एक बारी, एंड पढ़ के कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो टेंशन मत लेना, कुछ समझ आ रहा है तो भी टेंशन मत लेना, पूरा समझ आ गया तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने की बात तब होगी जब मैं समझाऊंगा और तब भी नहीं समझ आएगा। अब इधर आ जाओ, ये है अपना पर्सनल इंटरव्यू मेथड। सबसे पहला मेथड टू कलेक्ट डेटा विच इज पर्सनल इंटरव्यू मेथड। इसमें बहुत सिंपल सा, जो आप अभी तक बोले जा रहे हो यार कि स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है, ये मैं हूँ गंजा, ये देखो ये गंजा मैं बैठा हूँ, ये मेरे साथ मेरी दोस्त गई है, हम दोनों, ये भी मेरे साथ पढ़ाती है पीडब्ल्यू में, मैं भी पढ़ाता हूँ, और हम ये गए स्टूडेंट के पास, हम डायरेक्टली तुम्हारे पास चले गए और हमने डायरेक्टली, इसको कहा जाता है रिस्पोंडेंट। अब कुछ नए वर्ड्स तुम्हारे सामने आने वाले हैं, इनकी तरफ फोकस डालना। रिस्पोंडेंट, और ये जो कलेक्ट करता है ना आदमी, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, कहते हैं ना। इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर के अलावा भी इसका नाम एक और भी होता है, रिस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर, साथ ही साथ इसको एन्यूमरेटर भी बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर को ना एन्यूमरेटर भी कहा जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर वर्ड दिखाई दे तो याद करना, वो बंदा जो डेटा कलेक्ट करने जाता है, जिससे डेटा कलेक्ट करा जाता है, जैसे कि हम पर्टिकुलर एग्जांपल जो ले रहे हैं वो स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, है ना, तो जिससे डेटा कलेक्ट करा जाता है वो हमारा रिस्पोंडेंट होता है। तो हम डायरेक्टली पर्सनली रिस्पोंडेंट के पास गए, उसको बिठाया, उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछी कि भैया कहाँ से पढ़े हो, कितने मार्क्स आए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर करनी थी, जो भी डेटा गैदर करना था मैंने कर लिया। ठीक है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर और द रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर भी बोलते हैं, रिसर्चर भी बोलते हैं, एन्यूमरेटर भी बोलते हैं, कलेक्ट्स पर्सनली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, कलेक्ट्स द डेटा पर्सनली फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जाता है और डेटा कलेक्ट कर लेता है। अब भैया सर 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते क्या है, भाई यहाँ से आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये अच्छा तुमने सारे मेथड्स कर लिए। फर्स्ट मेथड क्या है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, या फिर इसको कहा जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसके मेरिट्स बताओ 3, या इसके डीमेरिट्स बताओ 3, या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स का डिफरेंस दो हमको। तो भैया ये रहा डिफरेंस, डायरेक्ट पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है ये सारे। मेथड्स जितने भी हम करेंगे बहुत ज़रूरी है, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट होता है उसके सारे मेथड्स जानने बहुत ज़रूरी हैं, और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स ना कॉमन सेंस से भी तुम आइडिया लगा सकते हो। ये भले ही मत रटो, कॉमन सेंस से भी तुम आंसर दे दोगे अगर तुम कॉमन सेंस लगाओगे तो। मैंने कॉमन सेंस लगा ली है, हल्की फुल्की लगा ली है, मैंने पता है कि अच्छा मैं डायरेक्टली लोगों के पास जा रहा हूँ तो क्या क्या कमियां आ सकती हैं और क्या क्या अच्छी बातें हो सकती हैं। तो अच्छी बातें मुझे दिखाई दी
हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स, हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स है जब मैं किसी के सर पे जाके बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा वो भाई साहब जल्दी बताओ कहाँ से पढ़े थे, क्या होता है, वो फटाफट से मैं डर जाएगा बच्चा, फटाक से आंसर देगा, तो हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अलाउज यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मैंने बच्चे को अपने पास बिठा लिया, मतलब जिस फील्ड से डेटा मुझे कलेक्ट करना है उसके कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं उससे पूछ सकता हूँ कौन सी क्लास में हो आप, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई करी, आपने साइंस क्यों नहीं ली, कॉमर्स क्यों ली है, फिर आपने कॉमर्स में आगे सीए करना है, क्या करना है, मैं सब टाइप के क्वेश्चन उससे पूछ सकता हूँ बैठा के। बेटर फॉर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अब ये ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये अपने होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। एक तो होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप, ठीक है। तुमने तुमने मेरे से पूछा आर यू अ बॉय और गर्ल, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, ठीक है, या फिर एक थर्ड जेंडर हमारा होता है, तो मैं उसमें से आंसर दे दूंगा, मेरे पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, मैं उसमें से आंसर दे दूंगा। बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस का एग्जांपल देना सर, तो मैं तुमसे पूछूंगा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कॉमर्स वाला चैनल, तो दैट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब सबका अलग अलग ओपिनियन होगा, कोई कहेगा आई लाइक इट टू मच, कोई कहेगा इट इज गुड, कोई कहेगा इट इज बैड, कोई कहेगा इट इज वेरी गुड, तो सबके अलग अलग रिस्पॉन्स जब मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, वो रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन उसी को कहते हैं। एंड मैं एक डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में आराम से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, वेरी एक्सपेंसिव मेथड भैया। क्यों एक्सपेंसिव मेथड है, हर बच्चे को बुलाऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, ठीक है, मतलब तुम समझो जो इन्वेस्टिगेटर भी होगा उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, उसको भी उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, हर एक इंडिविजुअल को बुलाने के अलग चार्जेस होंगे, तो इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट, बिल्कुल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ना जो रिस्पोंडेंट है उसको इन्फ्लुएंस करने के बहुत तरीके हैं, क्योंकि यार अब बेचारे को हमने एक कमरे में बिठा दिया है, अब मैं उससे बोलूंगा कि भाई तुम कहाँ से पढ़ते थे, वो मुझे 4 चैनल के नाम बताएगा, मैं कहूँगा यार ऐसे वो तो चैनल अच्छा नहीं है यार, कॉमर्स वाला अच्छा है, ठीक है, तो मैं उसको इन्फ्लुएंस करने के मेरे पास पूरे चांसेस हैं कि मैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगा और कहूंगा और सब बेकार है ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट बहुत ज्यादा है। कंज्यूम मोर टाइम एंड एनर्जी, टाइम और एनर्जी तो लगता ही है दोनों, रिस्पोंडेंट का भी और इन्वेस्टिगेटर का भी टाइम और एनर्जी बहुत लगती है इसमें। सेकंड वाला हमारा जो मेथड है, सेकंड मेथड ये है मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड। सेकंड मेथड इज मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड। अब ये मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड तो बिल्कुल नहीं समझ आया सर, ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया सर, इससे कैसे करें सर, तो ध्यान से सुनना एक बारी इस वाले मेथड के बारे में। इसमें ना क्वेश्चनेयर बनाया जाता है। अब क्वेश्चनेयर, अरे यार क्वेश्चन नहीं बनाना आता हमें, क्वेश्चनेयर क्या बनाएंगे, अरे यार जो तुम्हारी मैम तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पेपर बनाती है ना, वैसा ही एक क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, उसी को क्वेश्चनेयर कहते हैं। बट इस बारी जो क्वेश्चन पेपर तुम तैयार करोगे उसमें तुम क्वेश्चंस नहीं पूछो, मतलब तुम उसमें जैसे क्वेश्चन पेपर तैयार करा जाता है इकोनॉमिक्स का, क्वेश्चन पेपर तैयार करा जा रहा है स्टैटिस्टिक्स का, तो तुम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पूछोगे, इकोनॉमिक्स का तैयार करा जा रहा है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछोगे। बट क्वेश्चनेयर के अंदर तुम क्वेश्चन पूछते हो डेटा कलेक्शन के, कि भैया डेटा कलेक्शन किस चीज का करना है तुम्हें, तुम्हें स्टूडेंट्स के पास जाना है और तुम्हें स्टूडेंट्स के पास जाके क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने कहा यार वो हर एक बच्चे को बुलाना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तुम मुझे सारे क्वेश्चंस दे दो। तो मुझे जो मेरे मतलब सीनियर्स थे उन्होंने 20 क्वेश्चंस दिए कि मुझे बच्चों से ये 20 क्वेश्चंस पूछने हैं। तो मैंने क्या करा, हर एक बच्चे के पास जाने से अच्छा मैंने एक मेल टाइप करा, और हर एक बच्चे को ऐसे देखो मेरे कितनी सारी भुजाएं निकली हुई हैं, मैंने इतनी सारी भुजाएं से हर एक बच्चे को वो क्वेश्चनेयर दे दिया, ठीक है, हर एक बच्चे को ऐसे मैंने इतनी सारी अपनी भुजाओं से क्वेश्चनेयर दे दिया। ये मतलब ये तो मैंने फोटो में ऐसा दिखा दिया, बट मैंने उनको मेल कर दिया है ना, मैंने उनकी ईमेल आईडी ली और उस पर मेल कर दिया और मैंने कहा ये क्वेश्चनेयर फटाफट से ये क्वेश्चन पेपर का आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, तो मेरा डेटा कलेक्शन हो गया। देखो कितना आसान हो गया, हर एक बच्चे को बुलाना पड़ता, चाय पानी पिलाना पड़ता,
10 मिनट में काम हो गया, फटाक से हो गया ये काम। तो दिस इज अ वेरी क्विक मेथड, मेल क्वेश्चनेयर मेथड इज अ वेरी क्विक मेथड, जो मुझे समझ में आया। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द डेटा थ्रू मेलिंग क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर को मेल करके डेटा कलेक्ट अपना कर लेता है अपना इन्वेस्टिगेटर। एडवांटेज क्या है? सबसे कम, लीस्ट एक्सपेंसिव, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, मैंने लैपटॉप उठाया, 20 क्वेश्चन टाइप करे, हर बच्चे के आईडी पे मेल कर दी, कोई खर्चा ही नहीं आया, ना बराबर खर्चा हुआ मेरा। ओनली मेथड टू रीच रिमोट एरियाज, बिल्कुल सही भाई। अब हमारे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं हमारे देश के, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी अलग अलग शहरों में और भी अलग अलग स्टेट्स में, बहुत बैकवर्ड एरिया से भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो अब उन बच्चों को मैं बोलूं कि बेटा यहाँ पर आ जाओ और मुझे इंटरव्यू दे दो, तो उन बच्चे को कहेंगे कि सर इतनी दूर हम इंटरव्यू देने आएंगे, हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारी पढ़ाई ख़राब होगी, सब होगा। बट अगर मैं उनको क्वेश्चनेयर मेल कर दूंगा तो इतना उनका टाइम वाइम खराब भी नहीं होगा और रिमोट एरियाज तक हम जाकर डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। रिमोट मतलब जो पिछड़े हुए एरियाज हैं, जो गांव गांव के एरियाज है, वहां पर से भी डेटा कलेक्ट हो जाएगा। नो इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, बिल्कुल सही। अब जब मैंने क्वेश्चनेयर ही मेल कर दिया बच्चों को, तो मैं उनको क्या उन पर वो डालूंगा प्रेशर, मैं उनसे क्यों बोलूंगा कि इसको फॉलो करो? अब वो अपने आप जब उनका मन करेगा रात को सुबह वो खोलेंगे और अपने आप फिल करके मुझे भेज देंगे, मैं उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ज्यादा। कैन नॉट बी यूज्ड विद इलिटरेट्स, ये तो है यार, जो बेचारा आदमी जो अनपढ़ होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो तो क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए तो ये यूजफुल है ही नहीं क्वेश्चनेयर वाला मेथड। लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, सॉरी, इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है यार, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे को अब बोल दूं कि भैया मेल कर देना क्वेश्चनियर, आधे बच्चे करेंगे आधे नहीं करेंगे, और अगर मैं तुमको बार बार प्रेशराइज करता रहूं तो हाँ भैया चल यार सर इतनी बार बोल रहे हैं, तो 10 दिन बाद मुझे आंसर दे देंगे या 20 दिन बाद मुझे वो क्वेश्चनियर फिल करके दे देंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम होता है। पर्सनल इंटरव्यू में तो क्या होता है, फटाक से बंदा बैठा, फटाक से आंसर पूछ लिया, बट इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड, जब सामने मेरे आदमी बैठा हुआ है मैं उसका रिएक्शन देख सकता हूँ, मैं रिएक्शन से समझ जाऊंगा यार इसको कॉमर्स वाला चैनल पसंद है, या उसके रिएक्शन से समझ जाऊंगा कि इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ मेरे वजह से बोल रहा है। बट जब वो क्वेश्चनेयर फिल करेगा अपने कंप्यूटर या फ़ोन के अंदर, तो मैं उसका रिस्पॉन्स नहीं नोट कर पाऊंगा। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनेयर, मेल्ड इंटरव्यू बोल लो। अब आ जाता है अपना थर्ड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट भाई, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा टेलीफोनिक इंटरव्यू। एंड इसके साथ एक और भी है, के साथ ना, वैसे दोनों मेथड्स अलग अलग हैं, दो मेथड्स हैं दोनों अलग अलग हैं, बट ना मैंने दोनों को साथ में इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि ना दोनों के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारे सेम हैं। तो तुम अलग अलग क्यों याद करो भैया, वैसे इतनी चीजें याद करने के लिए क्यों अलग अलग याद करोगे, एक साथ ही याद कर लो। टेलीफोनिक इंटरव्यू और एक दूसरा एक और मेथड होता है जिसको कहा जाता है क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब हमने एक तो था कि क्वेश्चनेयर मेल कर दिया, कुछ अनपढ़ लोग, कुछ पढ़े लिखे, जो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको क्वेश्चनेयर फिल करना ही नहीं आता, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको फोन करेंगे एंड उनसे क्वेश्चंस पूछ के वो क्वेश्चनेयर फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू और क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर थोड़ा सेम सेम सा है, सेम सेम बट थोड़ा सा डिफरेंट। अब वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है बताते हैं। ठीक है, देखो हमने ऐसे एरा में दोबारा से मैं आ गया, मैंने हर एक बच्चे को फ़ोन करा, उसने अपना कंप्यूटर पीसी पे जो भी था, फिर मैंने अपना डेटा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, हर बच्चे से डेटा पूछ के मैंने इधर नोट डाउन कर लिया। देखो, द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डेटा थ्रू टेलीफोन्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू में वो टेलीफोन पे बच्चे को फोन करता है, जो भी डेटा कलेक्ट करना होता है कर लेता है, कि भैया कौन सी क्लास में हो, क्या करना है, जो भी है पूछ लेता है। इन द सेम वे द एन्यूमरेटर फिल्स द क्वेश्चनेयर थ्रू द गैदर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब अगर उसको दोनों मर्जी है, अगर एक दो क्वेश्चन पूछने हैं तो वैसे ही फोन पे पूछ लेगा, बट अगर पूरा क्वेश्चनेयर फिल करना है तो वो भी कर सकता है, दोनों चीजें फोन पे हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए दोनों के फीचर्स बहुत सेम सेम है, बट डिफरेंस यही है, क्वेश्चनेयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर देयर आर सम लिमिटेड क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट।
एडवांटेजेस क्या है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है, बिल्कुल कॉस्ट कम है, घर पे बैठे बैठे फोन ही तो मिलाना है, क्या ही कॉस्ट आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, आएगी तो सही बट कम आएगी। लेस इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पोंडेंट, जब मेरे आगे सामने बंदा बैठा होता है ना तो मैं उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अब मेरे सामने बच्चा बैठा होगा, मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, 20 बार बोल दूंगा उसको, तो वो बेचारा बैठा ही होगा, वो कहेगा समझ आए ना आए बैठना ही है भाई, 1 घंटा अब तेरे सामने हमको सर बैठना पड़ेगा। बट यूट्यूब पे या फिर अब समझ रहे हो टेलीफोन पे तो क्या करेगा, वो टेलीफोन पे कहेगा अच्छा समझ नहीं आ रहा, चलो काट दिया फोन और गया अपना क्रिकेट खेलने। समझ रहे हो ना, बस यही है, यही फर्क है, इसीलिए इसमें हम ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते रिस्पोंडेंट को, रिस्पोंडेंट के ऊपर कम इन्फ्लुएंस होता है। रिलेटिवली हाई रिस्पॉन्स रेट, इसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है, देखो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते बट रिस्पॉन्स रेट इसलिए अच्छा है क्योंकि हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों को कॉल कर सकते हैं एंड फटाफट उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्स फटाफट मिलता है, इसीलिए बहुत हाई रिस्पॉन्स रेट है इसका। लिमिटेड यूज, ठीक है, बहुत लिमिटेड यूज रहता है इसका, क्योंकि ना यार इसमें भी ना टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। सबसे जो बेस्ट तरीका क्वेश्चनेयर वाला होता है, जो सबसे बेस्ट तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, मैं तुमको सभी में से बता रहा हूँ, अभी हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे बट सभी में से सबसे बेस्ट तरीका मेल्ड क्वेश्चनेयर का होता है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ना इसका कम यूज है, लिमिटेड यूज है मेल्ड क्वेश्चनेयर के कंपैरिजन में। रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच, यहाँ पे भी हम रिएक्शन नहीं देख सकते, अब बंदा फोन पे है तो उसका रिएक्शन कैसे देखेंगे हम। पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट, अब यहाँ पे लिखा है आपने इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है भाई ऐसा। अब तुम समझो ना, फोन पर हम अलग अलग सीरीज देखते हैं, अगर तुमने देखी हो तो जैसे मनी हाइस्ट और ऐसे करके बहुत सारी सीरीज है, तो उन पे ब्लैकमेलर्स को फोन पे ही बात करके इन्फ्लुएंस करा जाता है, तो वो बात करने की टेक्निक है। अब तुम्हारी बात करने की टेक्निक अगर रूड है तो अगला बंदा फोन काटेगा भाग जाएगा, बट तुम उसको अगर प्यार से बात करोगे, बेटा बेटा आपको समझ आ रहा है बाबू, ऐसे करके अगर उसको बोलोगे तो वो इन्फ्लुएंस हो भी सकता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रिस्पोंडेंट। बट हाँ, वो चांसेस कम है क्योंकि बाबू सोना की आजकल बात सुनते नहीं है बच्चे, बच्चे कहते हैं चलो ये फोन काटो, भागो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। हमारे कितने मेथड्स हो गए, बहुत ज़रूरी है भाई, ये सारे मेथड्स ना मैं तुम्हारे को बता तो रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ बार बार, बट ये सारे मेथड्स बहुत ज़रूरी है। 3 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मेलिंग क्वेश्चनेयर मेथड से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू या क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड द फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पर्सन। अब मैं किसी थर्ड पर्सन के पास गया, अरे सर आप थर्ड पर्सन के पास तो मैगजीन के केस में भी गए थे, मैगजीन में भी तो आप थर्ड पर्सन के पास गए थे, बट इस बार जो ये थर्ड पर्सन होगा, दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड होगा। वहां पर जो थर्ड पर्सन था वो तो कोई पब्लिश्ड सोर्स, कोई मैगजीन न्यूज़पेपर था, हमने वहां से डेटा कलेक्ट करा था, बट ये थर्ड पर्सन रिस्पोंडेंट से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होगा, उसका कोई खुफिया रिश्तेदार, कोई जासूस, कुछ ऐसा कुछ होगा, देखते हैं भाई कौन है ये दोनों। तो दो केसेस आएंगे यहाँ पे भी, एक नहीं है, ठीक है। ये बैठा मेरा जासूस, ये रहा मेरा जग्गा जासूस, आए देखो शक्ल भी नहीं दिखा रहा अपनी, या दिखा रही, दिस इज अवर जग्गा जासूस, जग्गा जासूस है ये। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको इन्फॉर्मेंट भी बोलते हैं या विटनेस भी बोलते हैं। एंड इसको ना मैं दो केसेस एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने इससे डेटा कलेक्ट कर लिया हमारे जग्गा जासूस से, जो कि इन्फॉर्मेंट है या विटनेस है। एक इसी के साथ साथ ना एक और केस पढ़ा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट भी होता है, एंड एक और केस होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करेस्पॉन्डेंट। दोनों सेम सेम से हैं इसलिए अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, बट वैसे दोनों के फीचर्स थोड़े से अलग हैं, मतलब फीचर्स नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम सेम है, बट ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इन्फॉर्मेंट और करेस्पॉन्डेंट में, ध्यान से देखना। इन्फॉर्मेंट थोड़ा सा अलग है, करेस्पॉन्डेंट थोड़ा सा अलग है। इसमें हम
थर्ड पर्सन से तो डेटा कलेक्ट करते हैं, दोनों का कॉमन फीचर क्या है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, बट वो थर्ड पर्सन का नाम अलग अलग है। इन्फॉर्मेंट का केस अलग है, करस्पॉन्डेंट का केस अलग है। इन्फॉर्मेंट में क्या हो रहा है, ही और शी इज जर्नली अ विटनेस हु इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रिस्पोंडेंट। जैसे मान के चलो मेरे पापा से डेटा कलेक्ट कर लिया, मेरे चाचा से पूछ लिया कि भैया ये क्या करता है, मेरी मौसी से पूछ लिया, समवन हु इज क्लोजली एसोसिएटेड टू मी, उससे डेटा कलेक्ट कर लिया। बट करस्पॉन्डेंट कौन होता है, इसके बारे में बताता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं संवाददाता। हर एक एरिया के अंदर ना एक लोकल एजेंट होता है, एक पुलिस वालों का वो होता है मुखबिर। ऐसे भाई मैंने भी सीरीज के अंदर देखा है, पुलिस वालों का एक चेला होता है, तो उसको जर्नली करस्पॉन्डेंट बोला जाता है, उसको पूरे इलाके की खबर रहती है। तो ये जर्नली ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट वाला फीचर ना, ये डेटा कलेक्ट करना ये पुलिस ही करती है ज़्यादातर। पुलिस जो इस्तेमाल करती है वो इन्फॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट के थ्रू ही करती है। उसने अपने छोटे मोटे चेले छोड़े होते हैं लोकल एरियाज में, जो पूरे एरिया की खबर रखते हैं, किसके घर की शादी हो गई, किसके घर में लड़की भाग गई, जो भी सारी चीज़ें हैं वो ये करस्पॉन्डेंट रखते हैं खबर। ही और शी एक्ट्स एज अ लोकल एजेंट इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एरियाज। ठीक है ना, किसका लड़का इधर भाग गया है, किसकी लड़की उधर भाग गई, सब खबर रहती है इनको भाई। तो मेरिट क्या है, लार्ज कवरेज ऑफ एरिया। बिल्कुल बिल्कुल लार्ज कवरेज ऑफ एरिया क्यों है यहाँ पे, ये लार्ज कवरेज ऑफ एरिया जर्नली करस्पॉन्डेंट वाले केस में होता है। करस्पॉन्डेंट वाले केस में क्यों होता है, क्योंकि करस्पॉन्डेंट लोकल एरियाज के लिए बना देता है। अब पुलिस है, मान के चलो हमारी दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस को अब क्या करना है, उसने हर एक एरिया के अंदर करस्पॉन्डेंट छोड़ लिया। वो 20 करस्पॉन्डेंट है मान के चलो दिल्ली में, तो एक मीटिंग बिठाएंगे गूगल मीटिंग, और सब में 20 करस्पॉन्डेंट को बुला लेंगे, सबसे पूछ लेंगे कि भाई तेरे इलाके में कोई परेशानी, तेरे में परेशानी, तेरे में परेशानी, सारी इंफॉर्मेशन फटाक से, और पूरा दिल्ली का दिल्ली कवर हो गया भाई, लार्ज कवरेज ऑफ एरिया हो गया। चीप एंड कन्वीनियंट, बिल्कुल चीप मेथड है, चीप मेथड है, चीप मेथड है, ज़्यादा पैसे नहीं लगने, ज़्यादा इतनी दिक्कत परेशानी नहीं होनी। ठीक है, ये ना ये वाला जो ये सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है ना, ये करस्पॉन्डेंट वाले के हैं भाई, देख लेना। ये सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट के हैं। ये इंफॉर्मेशन थ्रू इन्फॉर्मेंट वाला जो है ना, इसके जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होंगे या इसके जो फीचर्स होंगे, फीचर्स आर एज सेम एज डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड जैसे ही इसके सेम फीचर्स होंगे, रीजन बीइंग कि डायरेक्ट इंटरव्यू में हम रिस्पोंडेंट को बुला रहे थे, एंड इस वाले केस में हम रिस्पोंडेंट के रिश्तेदार को बुला रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो सारी वैसी होगी, रिश्तेदार को बुला के क्वेश्चन करोगे तो उस पर प्रेशर बनेगा, हाई रिस्पॉन्स रेट होगा, वो सब चीज़ें जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे, वही सेम फीचर इन्फॉर्मेंट वाले केस में भी रहेंगे, बट करस्पॉन्डेंट वाले केस में थोड़ा डिफरेंट है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ डेटा होता है भाई, वो जो हमने संवाददाता अपना करस्पॉन्डेंट छोड़ रखा है, वो सालों साल इंफॉर्मेशन हमको देता ही रहता है, देता ही रहता है, और उसके बदले में हम उसको कुछ जेब गर्म कर देते हैं थोड़ी सी। डीमेरिट्स है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा है भैया। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि रीजन बीइंग टाइम कंज्यूमिंग क्यों होने का, क्योंकि ना ये समझना कि हमने तो चलो जिसने डेटा कलेक्ट करना है, जैसे पुलिस को डेटा कलेक्ट करना है करस्पॉन्डेंट से, तो उसका तो काम आसान है, वो तो लार्ज कवरेज ऑफ एरिया हो जाता है। बट जिन करस्पॉन्डेंट्स को डेटा कलेक्ट करना है उनको तो टाइम लगता है ना, उनको पूरे एरिया की इंफॉर्मेशन लेनी है, पूरे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, तो इसीलिए करस्पॉन्डेंट्स के लिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, और जितनी देर में करस्पॉन्डेंट हमको आंसर देंगे उतनी देर में हम डेटा कलेक्ट करेंगे। पर्सनल बायस्डनेस ऑफ करस्पॉन्डेंट्स, बिल्कुल करस्पॉन्डेंट अगर पर्सनल बायस्ड है, पर करस्पॉन्डेंट जहाँ पे रहता है, मान के चलो चुन्नी नगर में रहता है, तो चुन्नी नगर की वो कभी बुराई नहीं करता। चुन्नी नगर में जाता है, सर चुन्नी नगर में कोई दिक्कत नहीं है, चुन्नी नगर में सब बढ़िया है, चुन्नी नगर में कोई भाग रहा है, या चुन्नी नगर में कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो करस्पॉन्डेंट की अपनी पर्सनल बायस्डनेस, बायस्डनेस मतलब समझ रहे हो ना, फेवरिज्म, पर्सनल फेवरिज्म रहता है हमेशा अपने एरिया की तरफ जर्नली। नॉट ट्रस्टवर्दी डेटा, इसीलिए ये डेटा इतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहता, क्योंकि ये करस्पॉन्डेंट जो है ये इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए उनका डेटा भी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता। बस बात खत्म, पैसा हजम, सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
वो अपना सेकेंडरी डेटा स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी डेटा तो स्टार्ट कर देंगे, बट हमने ये समझ लो कि हमने ना 6 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए। अब तुम्हारे पेपर में या तो इन 6 के 6, ये देखो लिखे तो ये 4 मेथड्स हैं टोटल, बट टोटल हमने कितने कर लिए? 1 2 3 4 5 6 मेथड्स हमने देखे ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कौन कौन से? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेंट, जिसको इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू इंफॉर्मेंट, दोनों के फीचर्स सेम है। मेल्ड क्वेश्चन एयर मेथड सबसे बेस्ट मेथड, सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है इसके अंदर। टेलीफोनिक इंटरव्यू एंड इन्फो क्वेश्चन एयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, इसमें टेलीफोन में हम सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फोन करके पूछ लेते हैं सारी चीजें रिस्पोंडेंट से। और इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट, ये हमारा संवाददाता, लोकल एजेंट, आसपास की लोकेलिटीज के लिए लोकल एजेंट होता है। जनरली ये इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट वाला डेटा जो है ये पुलिस वालों के द्वारा, न्यूज चैनल्स के द्वारा इस्तेमाल करा जाता है। और आगे चलते हैं एंड हमारा प्राइमरी डेटा अब खत्म हो गया गाइस। ठीक है, प्राइमरी डेटा हमारा खत्म हो गया है। कितनी देर लग गई हमको भाई साहब? 40 मिनट लग गए, बट 40 मिनट की टेंशन मत लो। प्राइमरी डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेटा के मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब हम सेकेंडरी डेटा कर लेंगे तो समझ लो तुम्हारा आधा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, जेन्युइनली आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस सेकेंडरी डेटा पे थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा गौर देना गाइस। सेकेंडरी डेटा क्या है? और प्लीज मैं तुम लोगों से विनती करूंगा, ठीक है, तुम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि ये थोड़ा सा अगर तुमको ब्लर या कुछ भी अगर ऐसा दिखे, वैसे तो मेरी स्क्रीन पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है, बट स्टिल अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड हो गया ना, इसका ब्लैक हो गया, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। मैं बोल रहा हूँ सुन लेना। सेकेंडरी डेटा लिखा है ये। सेकेंडरी डेटा में हम क्या करते हैं? सेकेंडरी डेटा हमारा कौन सा होता है सर? आपने बताया था ये होता है सेकंड हैंड डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है हमारा सेकंड हैंड डेटा। सेकंड हैंड डेटा को सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। अब इसमें आपने बताया था हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं का, बिल्कुल भाई, ठीक है। सेकेंडरी डेटा में मैंने तुमको आधी सच्चाई बताई थी, पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। पब्लिश्ड सोर्सेज तो है ही। अब ना बच्चों के दिमाग में वो डाउट हमेशा रहता है कि सर आपने थर्ड पर्सन से भी तो डेटा कलेक्ट करा है, तो ये भी तो थर्ड पर्सन है। बट ध्यान से सुनना, वो थर्ड पर्सन जो थे प्राइमरी डेटा वाले केस में, वो क्लोजली एसोसिएटेड थे रिस्पोंडेंट से, बट इनका कोई लेना देना नहीं है रिस्पोंडेंट के साथ, ये दूर दूर तक के रिश्तेदार नहीं है। तो हम सेकेंडरी डेटा में पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज से डेटा कलेक्ट होता है। पब्लिश सोर्सेज के हमने एग्जांपल देख लिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये जितने भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर वाले होते हैं ये इसीलिए डेटा कलेक्ट करके रखते हैं कि बाद में आके ईशान सर जैसे लोग आए और उनको वहां से वो प्रॉफिट कमा सके। कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि भैया कुछ एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, जैसे हमारा NIA हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हमारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, रॉ, ये कुछ खुफिया एजेंसीज हैं। तो ये खुफिया एजेंसीज भी अपनी कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके रखती है, तो वो उनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो अनपब्लिश सोर्सेज होती है। तो उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? अरे हम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी तो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को कोई डेटा कलेक्ट करना है तो वो सीधा फ़ोन करेंगे NIA के पास, रॉ के पास, और जो भी डेटा कलेक्ट करना होगा वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज से कलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो ना कैसे फटाक से शॉर्टकट लगाया? हम नहीं कर सकते, बट कोई बड़ा आदमी तो कर सकता है, देश का कोई बड़ा नेता, देश का कोई बड़ा डिप्लोमैट, वो तो इस्तेमाल कर सकता है ना अनपब्लिश सोर्सेज का। और ज़रूरी नहीं है यही जो मैंने बताए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कोई किसी बच्चे की रिपोर्ट है, ठीक है, मान के चलो कोई एक PhD का स्टूडेंट है, उसने कोई डेटा कलेक्ट कर लिया, अब वो न्यूज़पेपर में पब्लिश थोड़ी करेगा, बट मैं अगर उससे मांगने जाऊंगा तो वो मुझे दे देगा। इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सम एजेंसी, कोई दूसरी कोई एजेंसी से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, विच ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा एंड प्रोसेस्ड, एंड वो उस डेटा को पहले ही कलेक्ट कर चुका है एंड प्रोसेस कर चुका है, बिल्कुल उसको बना दिया है उसने, हम उसके पास जा रहे हैं और उससे वो डेटा मांग रहे हैं। ठीक है ना?
द डेटा दस कलेक्टेड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्स से कलेक्ट होता है। पब्लिश सोर्सेज के सर कुछ एग्जाम्पल ये रहे तुम्हारे एग्जाम्पल। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कुछ होती हैं, गवर्नमेंट की मैगजीन्स आती हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कुछ मतलब सेमी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उनकी पब्लिकेशंस रहती है, न्यूज़पेपर में छाप देते हैं वो बहुत सारी चीज़ें। अलग अलग कमेटीज और कमीशंस होती हैं सरकार की, उनकी अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, ये सब ऑनलाइन आ जाती हैं सारी चीज़ें, उनकी रिपोर्ट्स और ये सब। प्राइवेट पब्लिकेशंस जैसे कि जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी भी जो रिपोर्ट है वो भी पब्लिश्ड सोर्स का ही पार्ट है। उसके अलावा कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, कुछ प्राइवेट फर्म्स के रिपोर्ट हैं, अब वो न्यूज़पेपर में थोड़ी छापेंगे, मैगजीन में थोड़ी निकालेंगे, बट वो अनपब्लिश्ड डेटा है। अब मैं किसी प्राइवेट फर्म से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और चाहिए मुझे स्टूडेंट्स का डेटा, तो सर आप थर्ड पर्सन से कलेक्ट कर रहे हो एंड दैट थर्ड पर्सन इज नो वेयर कनेक्टेड और नो वेयर क्लोजली रिलेटेड टू दी स्टूडेंट्स, तो इसीलिए आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी तुमको, क्वेश्चंस देख के और क्लैरिटी आएगी भाई। बिजनेस एंटरप्राइजेस का रिपोर्ट, स्कॉलर्स का रिपोर्ट, रिसर्च वर्कर्स का रिपोर्ट, दे मे नॉट लाइक टू रिलीज देयर डेटा टू एनी आउटसाइड एजेंसी, इसीलिए वो अपने डेटा को रिलीज नहीं करते, पब्लिश नहीं करते, एंड अनपब्लिश्ड सोर्स कहलाते हैं। जितनी भी सारी चीजें हमने करी उसका एक समरी दूंगा अभी, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का पूरा एक समरी देंगे, पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस के ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 3-4 पॉइंट्स याद कर लेना, बट अगर जब वो मैं डिफरेंस बताऊंगा तो तुमको सारी चीज़ें अभी तक की 40-50 मिनट तक की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, इतनी तो गारंटी है। उससे पहले ना एक और 3 मार्क्स का नहीं, बट ये ना 1 मार्कर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि ना जो हम क्वेश्चन आपने बनाया, जो आप क्वेश्चन की बात कर रहे हो, या तो उसको एन्यूमरेटर खुद फिल करता है या तो एन्यूमरेटर उसको मेल कर देता है जो आपने हमको बताया। उस क्वेश्चन को बनाते टाइम ना कुछ आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो आप क्वेश्चन बना रहे हो वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। क्या मतलब क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, इतनी सारी चीजें दिमाग में रखनी है, तो हाँ भाई इतनी सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, बट ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं, इनको याद मत करना, बट एक बार ही पढ़ जरूर लेना, ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। ये क्वेश्चन में ना डायरेक्ट आ जाता है तुम्हारे को, जैसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारे से कहेंगे कैन वी आस्क अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनियर और कैन वी ऐड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनियर, तो तुम कहोगे यार एक क्वेश्चनियर है उसको अलग अलग लोग फिल करेंगे, अगर मैं उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूंगा तो वो क्यों फिल करेंगे। तो ऐसे तुमको अपनी कॉमन सेंस चलानी पड़ेगी एग्जाम में, ये याद करो ना करो, बट अगर कॉमन सेंस चला दोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब देख लो फिर भी एक बारी, तुमको सबसे पहले जो तुम क्वेश्चनियर बना रहे हो, जो डेटा तुमको कलेक्ट करना है, उसके लिए जो तुम क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताओ लोगों को, लोगों को बताओ कि तुम किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हो। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछो, यूं नहीं 100-200 क्वेश्चन पूछ लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछो एंड उसी से डेटा कलेक्ट कर लो। क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछो, जैसे लॉजिकली अरेंज्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने क्वेश्चनियर बनाया तो पहले मैं लोगों से पूछूंगा आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछूंगा। सीधा यूं थोड़ी कि क्वेश्चंस पूछे और फिर बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया कि आपका नाम क्या है, फिर क्वेश्चन पूछे फिर बीच में एक क्वेश्चन डाल दिया आपकी एज क्या है, वो कहेगा यार ये कैसे क्वेश्चनियर बनाया इसने, पहले इंट्रोडक्शन का वाला पार्ट फिर उनसे जो भी चीजें पूछनी है पूछ लो। तो हमेशा क्वेश्चंस जो है वो ढंग से लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस शुड बी क्लियर, ढंग से इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए साहब, हर क्वेश्चन के लिए बताना चाहिए, प्रॉपर स्पेस देना चाहिए आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन से रेलेवेंट होना चाहिए। अब मैं स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट से उनसे पूछ रहा हूँ कि भैया तुम्हारा कौन सा तुमको चैनल पसंद है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछो, तुमको स्टूडेंट से बात करनी है तो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछो। अब मैं उनसे यूँ पूछने लग जाऊँ कि भाई साहब आपके घर में कितने लोग हैं, या फिर आपकी बुआ क्या काम करती है, आपकी मौसी क्या काम करती है, आपके फूफा जी क्या काम करते हैं, तो बच्चा कहेगा यार सर आप अपनी पढ़ाई की बात करो ना यार। तो हमेशा क्वेश्चन शुड बी रेलेवेंट टू द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, जो जैसा कि मैंने अभी बोला पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें नहीं डालनी चाहिए, मैथ सबको पसंद नहीं होती, तो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें मत डालो क्वेश्चन के। क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब तो मुझे भी नहीं पता था, मैं एम्बिग्यूअस का मतलब मुझे कॉलेज में जाके पता लगा। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्वेश्चंस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स मत डालो यार जिनका मतलब ही बच्चों को ना पता हो, या फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। मुश्किल मुश्किल चीजें मत डालो, या फिर इसका मतलब सिंपल है कंफ्यूजिंग। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग चीजें, तो कंफ्यूजिंग चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करो, बस ये बात होती है। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज अ डबल नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड्स मत डालो किसी भी चीज में ना, मतलब पॉजिटिव चीजें उनसे पूछो। पॉजिटिव जैसे कि डू यू वांट टू डू दिस, डू यू वांट टू डू दैट, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछो। यूं नहीं कि डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस मत पूछो किसी भी क्वेश्चनियर के अंदर। द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट ऑल्टरनेटिव आंसर्स। कभी भी क्वेश्चनियर के अंदर आंसर का हिंट मत दो। कभी भी क्वेश्चनियर के अंदर ना हमें आंसर का हिंट नहीं देना चाहिए। हमें रिलाय करना चाहिए कि जो भी क्वेश्चनियर फिल कर रहा है वो अपने आप अपनी बुद्धि से आंसर देगा, आंसर का हिंट मत देना। ये कुछ फीचर्स हैं जो दिमाग में आपको रखने पड़ेंगे जब आप एक क्वेश्चनियर बनाते हो, ठीक है। ये फीचर्स याद नहीं करने, पहले ही बता देता हूँ, याद मत करना, एक बारी पढ़ लेना बस। जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो तुमको अपनी कॉमन सेंस ही लगानी है कि यार हम एक क्वेश्चनियर बना रहे हैं जिसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो हम अपनी कॉमन सेंस से कैसा क्वेश्चन डालें। मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालेंगे, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं डालेंगे, इजी क्वेश्चंस रखेंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस रखेंगे। ये सबकी कॉमन सेंस है, और उस हिसाब से अपना तुम क्वेश्चन में आंसर दे देना जब भी तुम्हारा मतलब पेपर में अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। इतने सारे 12 पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस गो थ्रू कर लेना। बस अब खत्म है, सारी चीजें खत्म है। एक ये लास्ट ये पायलट सर्वे, ठीक है, पायलट सर्वे। अब जो हम सर्वे कर रहे हैं, हमने इतने सारे सर्वे करे, देखो अब तुम देखो, हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और हमने क्या करा, मेल्ड क्वेश्चनियर, हमने क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, हमने इतनी सारी चीजें करी। ये सारे हमने सर्वेज करे, हम सारे हमने इन्वेस्टिगेशंस करी जो हमारे इन्वेस्टिगेटर ने करी हैं। ये सब करने से पहले मैं, जैसे मेरी कंपनी ने मुझे कहा था, ठीक है, मेरी कंपनी ने मुझे कहा था कि ये डेटा कलेक्ट करना है आपको स्टूडेंट्स का, है ना, तो मैंने इतने सारे तरीके बता दिए। बट मेरी कंपनी ने कहा कि इतने सारे तरीकों को फॉलो करने से पहले एक सैंपल, एक ट्रायल सर्वे तो अपना लो, एक ट्रायल ले लो सर, एक ट्रायल सर्वे कर लो। तो मैंने कहा कहाँ पे करूं, वो कहते हैं यार अपनी कंपनी में ही कर लो, अपनी कंपनी में भी 100-200 लोग हैं, 1000-1200 लोग हैं, इन्हीं में कर लो, एक बार ऐसी सैंपल सर्वे कर लो, है ना। तो मैंने, पायलट सर्वे इज नथिंग बट अ ट्रायल सर्वे typically taken by smaller groups help determine the efficiency of the future survey। जो हमारा फ्यूचर हम सर्वे करने वाले हैं उसकी एफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए एक, मतलब समझ लो ट्रायल सर्वे होता है। while also helping organizations, इससे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प होती है कि अच्छा अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए, कोई भी अगर, अच्छा तो जब लोग 100 लोग भरेंगे तो वो बताएंगे कि यार ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा डाला है आपने, या ये क्वेश्चन बहुत खराब है क्वेश्चनियर में, तो मैं उन डिफिकल्टीज को हटा दूंगा एंड मेरा क्वेश्चनियर बहुत स्मूथ हो जाएगा बिफोर लॉन्चिंग द मेन सर्वे। ठीक है भाई साहब, सारी चीजें खत्म, सारी चीजें खत्म, पैसा हजम। अपना 60 से 70% के बीच का चैप्टर खत्म हो गया है। 60 से 70% के बीच का चैप्टर अपना 50 मिनट में खत्म हुआ है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, बट एक बारी सारी समरी अभी तक जितना भी कर लिया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्वे, ये डिफरेंस भी है, साथ ही साथ अभी तक जितना करा है उसकी समरी भी है। आधा लेक्चर खत्म, आधी समरी भी ले लो। प्राइमरी डेटा क्या होता है सर, फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जर्नली रिसर्चर जो है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जाके डेटा कलेक्ट कर लेता है। सेकेंडरी डेटा में समवन एल्स, किसी और से डेटा कलेक्ट करा जाता है। ये रियल टाइम डेटा होता है, हम डायरेक्टली पर्सन के पास जा रहे हैं, रियल टाइम पे उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये पास्ट डेटा होता है, ये पहले से ही कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स पहले ही कर चुका है काम, उसका पुराना डेटा है। ये हम सब पढ़ चुके हैं भैया। कहाँ से सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा क्या है, इतने सारे सोर्सेज करे सर, पर्सनल इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनियर,
एन्यूमरेटर, क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, इतने सारे सोर्सेज हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे सोर्सेज हैं सर, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, पब्लिश सोर्सेज हैं, अनपब्लिश सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना, ये बहुत सस्ता होता है यार। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में पैसा लगता है, लोगों के पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है। एंड ये तो अपना पिछली गली से निकले, मतलब समझ रहे हो ना, सीधा फ़ोन लगाया पब्लिश या अनपब्लिश सोर्स के पास और डेटा कलेक्ट कर लिया, उनको दे दिए जो भी पैसे देने हैं, बट हमारे टाइम, एफर्ट्स, कॉस्ट सब बच जाती है इस केस में। कलेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है, हर एक इंडिविजुअल के पास जाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, इसमें कलेक्शन टाइम बहुत छोटा है। रिसर्चर की नीड के स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन होता है, एंड इसमें मे और मे नॉट बी स्पेसिफिक टू द रिसर्चर्स नीड। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है। जब मुझे प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो मुझे पता है, मेरी कंपनी ने मुझे बोला है कि स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करो, तो मुझे स्टूडेंट्स का मैं डेटा पूछ लूंगा। बट जब मैं स्टूडेंट्स का डेटा किसी दूसरी मैगजीन से जाके पूछूंगा, तो मैगजीन वाला कहेगा कि यार स्टूडेंट्स का मैंने ये थोड़ी डेटा कलेक्ट करा है जो आप मुझसे मांग रहे हो, मैंने तो उनसे उनकी एज पूछी, उनकी क्लास पूछी, बट उनसे ये नहीं पूछा कि उनको कौन सा चैनल पसंद है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है जो हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करें वो रिसर्चर की नीड के स्पेसिफिक हो, उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस डेटा को। रिसर्चर नीड टू एडजस्ट द प्राइमरी डेटा। यहाँ पे लिख देते हैं, इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू एडजस्ट दी सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा को उसको एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटर को। इसमें एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम है, क्योंकि यार जब हम डायरेक्ट लोगों से उनसे इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो गलती के चांसेस बहुत कम है। बट किसी और से अगर पूछ रहे हैं तो हमें क्या पता भाई उसने ढंग से कलेक्ट करा है नहीं करा, तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस बात खत्म, पैसा हजम, इतना सब कुछ क्लियर हो गया है हमारा। अब ये मतलब समझ लो, दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। एक और टॉपिक आएगा अभी, सेंसेस और सैंपल करके ऐसा कुछ आएगा। मतलब समझो कि 60% चैप्टर हो गया है, बचा हुआ कुछ 40% वाला पार्ट बचा है, वो 40% भी करेंगे। बट पहले ये 60% कर लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस करो, सांस लेना, मैं भी सांस लूंगा, तुम भी सांस लेना, पहले क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगा, बट ना तुमको टाइम दूंगा पॉज करके एक बारी खुद आंसर देने का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश डेटा वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। भाई जब डायरेक्टली, साफ साफ लिख दिया, डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है तो दैट इज अ प्राइमरी डेटा सर, वो होता है प्राइमरी डेटा। और आगे चलो सर। डेटा कलेक्टेड बाय एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, एक इकोनॉमिक स्टूडेंट ने डेटा कलेक्ट करा फ्रॉम द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, तो एक नाम में ही इसके लिखा हुआ है कि ये एक पब्लिश्ड सोर्स है, और पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्स से डेटा कलेक्ट करा जाता है, किसी थर्ड पर्सन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिस्पोंडेंट, उससे डेटा कलेक्ट करा जाता है, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। और आगे चलो। प्री टेस्टिंग मतलब जो हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं, जो उसकी प्री टेस्टिंग होती है, जो उसका टेस्ट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ट्रायल सर्वे होता है। ट्रायल सर्वे उसको क्या कहा जाता है, पायलट सर्वे कहते हैं। और आगे चलो। ठीक है भाई, साइड हो जाता हूँ, पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, अब मैं आगे आ जाता हूँ। इंडिया एक्सप्रेस टीवी CNX ओपिनियन पोल शोज, ये कोई एक न्यूज़पेपर है, उसने एक ओपिनियन पोल कंडक्ट कराया, शोज मोस्ट ऑफ द सीट्स इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विन बाय बीजेपी। ठीक है, कोई इलेक्शन हुए होंगे, उन्होंने एग्जिट पोल कंडक्ट कराया, एंड दिख रहा है कि बीजेपी जीतेगी, एंड ऑल्सो द वेरियस अदर न्यूज चैनल्स प्रिडिक्ट द सेम। द फाइंडिंग ऑफ द ओपिनियन पोल ऑफ वेरियस न्यूज चैनल्स आर बेस्ड ऑन, ओहो ये तो सैंपल डेटा होता है। इसका आंसर ना सैंपल डेटा है सर, सैंपल और सेंसिस के बारे में नहीं बताया है, तो ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा। इसको जब हम सैंपल और सेंसिस पढ़ा दूंगा ना,
तब इसके बारे में बताऊंगा कि ये सैंपल डेटा क्यों है, ये सेंसिस डाटा क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत एक छोटा सा 40% अपनी क्लास का टॉपिक बचा है, यही है उस टॉपिक का नाम, सेंसिस और सैंपल डेटा। ठीक है सर, आपने तो कहा था 2 ही डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वही है, बस बस थोड़ा सा टाइम देना, वो भी समझ आएगा ये सेंसर और सैंपल क्या होता है। तब तक अगले पे आओ। चारों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, मैं साइड हट रहा हूं, पढ़ो और ढूंढो। सेकेंडरी डेटा ये रहा, सेकेंडरी डेटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, हमने अभी तो पढ़ा। सेकेंडरी डेटा जो होता है ना सर, वो किसी दूसरी एजेंसी ने अपने लिए कलेक्ट करा है, तो अगर मैं उस सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूं ना सर जाके, तो मुझे उस डेटा को एडजस्ट करना पड़ता है। द इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू एडजस्ट दी प्राइमरी डेटा, अभी लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे अभी अभी तुम्हारे सामने लिखा है, इन्वेस्टिगेटर नीड्स टू एडजस्ट दी सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा को एडजस्ट करना पड़ता है। एंड ये बोल रहा है सेकेंडरी डेटा को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और आगे चलो, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, मैं साइड हट गया। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है प्राइमरी डेटा और ओरिजिनल इन करेक्टर, बिल्कुल सही है भाई, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, बिल्कुल ओरिजिनल होता है। डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल भाई, डेटा की जगह ना इसको प्राइमरी डेटा बोल दो। प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे ही फर्स्ट टाइम फर्स्ट हैंड डेटा, तो भैया दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और आगे चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 कहती है द सर्वे विच हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनेयर, प्री टेस्टिंग, सैंपल सर्वे, ओ सॉरी सैंपल सर्वे बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं वो, ट्रायल सर्वे, ट्रायल सर्वे क्या था, पायलट सर्वे कहा जाता है सर उसे, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, द ग्रेटेस्ट डीमेरिट ऑफ मेलिंग क्वेश्चनेयर इज दैट रिस्पोंडेंट मे डोंट, क्या लिखा है, मे डोंट, ये है, मे डोंट आंसर द क्वेश्चंस, डू नॉट थ्रू इट केयरफुली एंड देयर इज चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन। चलो ये पायलट सर्वे तो ठीक है, बट इसने यहाँ पर एक मेलिंग क्वेश्चनेयर की डिसएडवांटेज डाली है, तो क्या ये डिसएडवांटेज ठीक डाली है, मैंने ये डिसएडवांटेज नहीं लिखवाई, बट तुम अपनी कॉमन सेंस चलाओ और बताओ क्या ये डीमेरिट ठीक है या नहीं है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है यार, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था मेलिंग क्वेश्चनेयर के अंदर कि हम तो लोगों को मेल कर देते हैं। अब यार हमको उनका रिस्पॉन्स क्या पता कि उन्होंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है, क्या उन्होंने सारे ऑप्शंस को ढंग से देखा है, क्या उन्होंने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया, मैंने कुछ और बोला था कुछ और तो नहीं समझ लिया। क्योंकि हाँ भाई, जब मैंने उनको मेल कर दिया है तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, देर इज ऑलवेज अ चांस कि उन्होंने ऐसी रात को सोते हुए बस ऐसी ABCD भर दिया हो। बहुत बारी हम भी क्वेश्चन यार फॉर्म फिल करना होता है, ABCD टिक करके भर देते हैं बस। ठीक है, तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ मेलिंग क्वेश्चन हेयर। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे इज क्वेश्चनेयर, बिल्कुल सही, मैंने क्या बोला था, सबसे बेस्ट मेथड जो है डेटा कलेक्ट करने का वो होता है क्वेश्चनेयर मेथड, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लो, फटाफट पूछ लिए भी जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चनेयर मेथड सबसे इजी मेथड अपने पास रहता है। और क्वेश्चनेयर के अंदर हम कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सर, कैसे थे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस थे। हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ MCQ क्वेश्चंस। हम ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि होते हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, जैसे अपने पेपर में पूछे जाते हैं कि 3 मार्क्स का इसके बारे में लिखो, तो जब हम अपनी ओपिनियन लिखते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर इजी टू यूज, स्कोर एंड टू कोडिफाई फॉर एनालिसिस,
because all respondents can choose from the given options. Open ended question allow for more individualized response. बिल्कुल सही है. क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में हमारे पास 4 ही ऑप्शंस हैं, बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हम अपनी खुद की इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स, इंडिविजुअलाइज्ड ओपिनियन लिख सकते हैं. तो यही है, देखो ये इसने बोला कि क्वेश्चनियर सबसे बेस्ट मेथड है, एंड फिर रीजन में बता भी रखा है क्यों वो बेस्ट मेथड है. तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. और क्वेश्चन है अपने पे? बस भाई यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पर ब्रेक ले लो. मैंने भी पेन अपना अटका दिया है, पेन अटका दिया है. पानी पीने का ब्रेक लो, मैं भी पानी पीता हूँ, तुम भी पानी पियो, चाय कॉफी जो भी पीनी है पी के. 60% चैप्टर खत्म, बस बचा हुआ वही सेंसेस और सैंपल के बारे में कुछ पढ़ना है, वो अपन आगे पढ़ते हैं. ठीक है, ठीक है गाइज. ब्रेक ले लिया होगा तुमने, इतनी बड़ी वैसे क्लास नहीं है जो ब्रेक लेना पड़े, बट स्टिल भैया हमने 60% अपना चैप्टर कंप्लीट करा, हमने एक ब्रेक ले लिया. मैंने भी चाय पी ली भैया, पानी पीने गया था बट चाय पी ली. अब आगे चलते हैं, एंड जो बचा हुआ चीज़ है उस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमको भी पता है कि वन शॉट सारे बच्चे आते हैं. वन शॉट के लिए ना अपने पास ऐसे भी आते हैं जिनको, वैसे वन शॉट जर्नली देखने वही बच्चे आते हैं जिनको ना सारे कंसेप्ट अपने फटाक से रिवाइज करने हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं दोबारा से रिवाइज करने हैं. या फिर कुछ ऐसे आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है. ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है. तो भाई देखो, सिंपल सा एक फैक्टर है, ये जो है ये डिटेल्ड वन शॉट है. ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें समझने आए हैं. ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बच्चे वैसे भी वन शॉट नहीं देखने आते, वो जाते हैं सीधा लास्ट डे मैराथन वो देखने. ठीक है, वो लास्ट में कुछ पढ़ने के लिए 30 नंबर पास होने के लिए, वो वाला मटेरियल है ही नहीं अपना. अपना मटेरियल ऐसा है दैट इज रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. बता दिया है तुमको 3 मार्क्स का कहाँ से बनता है. डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी से, प्राइमरी के मेथड्स जहाँ जहाँ से हम सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी प्राइमरी का डिफरेंस हमने देख लिया. एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यूज थे जो घुमा फिरा के पेपर में पूछे जाते हैं, जो हमारे नंबर काट लेते हैं. अब अगले अपने बचे हुई क्लास की तरफ चलते हैं. एंड ना आपने तो सर कहा कि सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्राइमरी डेटा होता है या सेकेंडरी डेटा होता है. अब आप कह रहे हो कि सैंपल, मतलब आपने कहा या तो प्राइमरी सोर्सेज से हम सर्वे कर लेते हैं, या तो कुछ ऐसा कुछ होता है. प्राइमरी और सेकेंडरी बोला, और तो कुछ होता ही नहीं, आपने हमें ऐसे बताया था. तो मैंने तुमको ना अभी भी आधी सच्चाई बताई थी, अब पूरी सच्चाई बताता हूँ. डाटा वही है, हम प्राइमरी सोर्सेस क्या होता है, जब हम डायरेक्टली जिस बंदे से डेटा कलेक्ट करना है उसके पास जाते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. सेकेंडरी हम किसी पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं. ओके सर, बट देयर इज सम अदर थिंग. देयर इज वन सेंसस सर्वे एंड देयर इज वन सैंपल सर्वे. नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको मैं पहले 2 वर्ड समझा दूं, उसके बाद इस पे मैं चलूंगा. ठीक है, पॉपुलेशन एंड और यूनिवर्स. चलो ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं समझ आएगा, अपन समझेंगे ऐसे, अपन ऐसे समझेंगे. मैंने ना, मुझे एग्जाम्पल इसका समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होता है, इंडिया का. अपना अपना इंडिया का एग्जाम्पल लिया. इंडिया का यहाँ पे अपन, देखो मेरे को मैप बनाना इतना अच्छा नहीं आता, बट मुझे इतना पता है हमारे इंडिया की शेप कुछ इस प्रकार से है ना भाई. तो ये मैंने अपना बना दिया इंडिया. इंडिया इंडिया तो भाई इंडिया बन गया अपना. अब मुझे बोला गया कि इंडिया के हर एक आदमी के पास जाओ. ठीक है, वी हैव टू कलेक्ट द पॉपुलेशन, वी हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. अब मुझे नहीं पता क्या इंफॉर्मेशन है, उनसे एज पूछनी है, उनका इनकम पूछनी है, क्या पूछनी है वो कुछ नहीं पता, बट हमको बोला गया कि इंफॉर्मेशन गैदर करो फ्रॉम इंडिया. अब यार इंडिया में से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दैट इज अ वेरी बिग टास्क, दैट इज अ वेरी ह्यूमंगस टास्क, बहुत ह्यूमंगस टास्क है. तो एक बच्चे आए मेरे पास और कुछ बच्चे यहाँ से आए. यहाँ से जो बच्चे आए थे वो थे बहुत ही शिद्दती, बहुत ही मेहनती बच्चे. उन्होंने मेरे से कहा कि सर हर एक आदमी के पास जाओ और हर एक आदमी से डेटा कलेक्ट कर लो. वो थे शरीफ बच्चे. शरीफ बच्चे तो यही बोलेंगे, हर एक आदमी के पास जाओ, हर एक आदमी से डेटा कलेक्ट कर लो.
कुछ थे शैतान, इधर से आए शैतान थोड़े से। शैतानों ने कहा कि यार इतना टाइम थोड़ी है सर अपने पे, आप ऐसा करो, जम्मू कश्मीर से 2 बच्चे बुलाओ, हरियाणा से 2 बच्चे बुलाओ, पंजाब से 2 बच्चे बुलाओ, हिमाचल से 2 बच्चे बुलाओ, उत्तराखंड से 2 बच्चे बुलाओ, उत्तर प्रदेश से 2 बच्चे बुलाओ, हर जगह से, मतलब हर जगह से ना 2-2 5-5 लोग बुला लो एंड एक सैंपल बना लो। जरूरी थोड़ी है कि इंडिया के हर एक आदमी के पास जाके, आपको बोला गया है यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ी बोला गया है कि इंडिया के हर एक आदमी के पास जाओ, ठीक है ना। तो बस यही फर्क है, हम सर्वे वही कर रहे हैं। हम देखो, हमारा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा वही है। हम प्राइमरी में हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाएंगे, सॉरी प्राइमरी में हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जाएंगे एंड सेकेंडरी में हम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड से कलेक्ट कर लेंगे। बट द थिंग इज, हम सर्वे कर कौन सा रहे हैं? क्या हम जितने भी लोग, हम हर एक स्टूडेंट के पास, इंडिया के हर एक आदमी के पास जा रहे हैं, या फिर हमने एक सैंपल बना लिया है, इंडिया के हर शहर में से कुछ कुछ लोग बुला के एक सैंपल बना लिया है, उसका सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वो डिफरेंस आ जाता है। इधर देखना आप, हम इंडिया के हर एक आदमी के पास जाएंगे, हम येलो वाले कलर से मैं बोल रहा हूँ, इंडिया के हर एक आदमी के पास जाएंगे हम, ऐसे फटाक से बना देते हैं। इंडिया के हर एक आदमी के पास गए, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन से अगर हम डेटा या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दैट इज अवर सेंसिस सर्वे। देखो सर्वे के तरीके वही हैं, अभी भी तरीके नहीं बदले हैं, तरीके वही हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनेयर, तरीके वही हैं। बट जब हम हर एक आदमी के, हमें किसका डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा गया है? इंडिया का डेटा कलेक्ट करना के कहा गया है। तो हम इंडिया के हर एक आदमी के पास, हर एक औरत के पास, हर एक ट्रांसजेंडर के पास, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के पास जाके डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज सेंसिस सर्वे। ये तो शरीफ बच्चों का काम हो गया। कुछ थे शैतान, कुछ शैतानों को मैं हरे रंग से बना देता हूं। 2 बोले जम्मू कश्मीर से बुला लो, 2 बोले यहाँ से बुला लो, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 10 लोग यहाँ से, 10 लोग यहाँ से, ऐसे करके, ठीक है। इसने कहा ऐसे ये हरे हरे वाले जो है ना, इन सबको इकट्ठा कर लो, इन सबको एक जगह बुलाओ, सबको दिल्ली बुलाओ, इन सबको मुंबई बुलाओ, तुमको मुंबई बुलाया जाता है, तुम सिंगर बन गए हो। इन सबको ऐसे हमने मुंबई बुला लिया, एक जगह बुला लिया, और इन सब लोगों का हमने एक सैंपल क्रिएट कर लिया। सैंपल का अगर तुम एक फीचर देखोगे ना, तो इस सैंपल का ये फीचर है कि दिस डिपिक्ट्स, दिस सैंपल depicts the characteristics of population। पॉपुलेशन की हर एक करेक्टरिस्टिक को ये सैंपल डिपिक्ट करता है। ये जो सैंपल है, ये पॉपुलेशन की हर एक करेक्टरिस्टिक को डिपिक्ट कैसे कर रहा है? सर आपने हर एक शहर के, इंडिया के हर एक शहर से कुछ कुछ लोग बुलाए, तो ये पॉपुलेशन की हर एक फीचर को डिपिक्ट कर रहा है। आपने तेलुगु स्पीकिंग लोग भी बुलाए, तमिल स्पीकिंग लोग भी बुलाए, मलयाली स्पीकिंग लोग भी बुलाए, मराठी स्पीकिंग लोग भी बुलाए, पंजाबी, हरियाणवी, सब जगह से आपने लोग बुला लिए। तो हाँ, ये पॉपुलेशन की हर एक करेक्टरिस्टिक को डिपिक्ट कर रहा है, बट ये पूरी पॉपुलेशन नहीं है। पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट होता है, दैट इज सेंसिस सर्वे। बट जब सैंपल से डेटा कलेक्ट करा जाता है, दैट इज सैंपल सर्वे या फिर सैंपलिंग सर्वे, ठीक है। ये हो जाता है सैंपल सर्वे एंड दिस इज सेंसिस सर्वे। सर्वे अभी भी वही है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मेल क्वेश्चनेयर, इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट, वही वही सब मेथड से होगा। बट हाँ, अगर सारे लोग हैं तो सेंसिस, अगर एक सैंपल बनाया गया है तो भैया अपना सैंपल सर्वे। बस यही डिफरेंस था, यही चीज यहाँ पे लिखी है, देखो अब वही सारी चीजें इधर लिखी हुई हैं। इन स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स to be selected for an investigation and it means each and every unit of the population is selected, each and every unit, कोई भी नहीं छोड़ा गया। वहीं पे सैंपल क्या होता है? सैंपल ध्यान से देखना, a group of items
टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से एक ग्रुप लिया गया है, पूरा पॉपुलेशन नहीं लिया गया, उसका एक ग्रुप बनाया गया है फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दी आइटम्स। मैंने क्या कहा था, ये जो ग्रुप बनाया गया है ये पॉपुलेशन से बनाया गया है एंड ये पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सैंपल हमेशा बहुत ध्यान से बनाया जाता है, सैंपल बनाना ही एक आर्ट है। टू मेक अ सैंपल इज एन आर्ट, ठीक है। और यही एक पूरा अपना चैप्टर का एक पार्ट है कि सैंपल बनाया कैसे जाता है, हाउ सैंपलिंग टेक्स प्लेस। एंड वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। अब सर हर एक से पक्का बोल रहे हो, तो पक्का इसलिए है भाई कि हर एक तुम्हारे हर एक का अलग अलग स्कूल है, तो भाई कहीं पे कुछ आएगा कहीं पे कुछ आएगा। बट ये है कि ये टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग करते कैसे है बहुत जरूरी है, सैंपल बनाते कैसे हैं। सेंसिस में तो कुछ नहीं करना, हर एक आदमी के पास जाओ, पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी आदमी के पास जाओ, हो जाएगा। बट सैंपल बनाना इज एन आर्ट। सैंपल कैसे बनाया जाए, बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत आर्टिस्टिक तरीके से ये होता है। और होता कैसे है अभी देखते हैं, ठीक है। ये है मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ सैंपलिंग होती है हमारी रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। रैंडम होती है, एक नॉन रैंडम होती है, दोनों की तरफ चलेंगे। पहले रैंडम सैंपलिंग की तरफ देखते हैं। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई, बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब करने पड़ेंगे भाई, सारे करो ना करो, बट सबका मीनिंग तुमको पता होना चाहिए कि अगर पेपर में आ जाए तो तुमको पता हो। स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, जो भी सारी चीजें लिखी हैं तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रैंडम सैंपलिंग, पहले तो नाम से पता लग रहा है, हम इस बारी सैंपल बना रहे हैं रैंडमली। रैंडमली इस बारी कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा से लिया जाएगा, महाराष्ट्र से लिया जाएगा, कुछ नहीं है, कहीं से भी आदमी बुला लिए। हमने 20 आदमी का सैंपल बनाना था, 20 आदमी, जो पहले 20 आदमी मिल गया आ जाओ भाई, ठीक है। हमने ऐसी रैंडम सिलेक्शन कर लिया, रैंडम की एक, अच्छा ऐसे हमने ना, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड। सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग होती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके ना टाइप्स देख लेना। सिंपल मतलब बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड सा इजी सा मेथड होता है। क्या मेथड होता है इसमें, क्या कर रहे हैं, इसमें एक मेथड होता है लॉटरी मेथड। भाई लॉटरी निकाल दी, पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं, मान के चलो 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ लोगों की चिट डाली और उनको निकाला। 20 लोग जिनका भी नाम आया वो हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग लॉटरी मेथड के अंदर वो लोग आ गए। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, इसीलिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गया। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़े कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं, देखेंगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है। बट पहले एक बार सैंपलिंग पढ़ लेते हैं कि रैंडम सैंपलिंग क्या है। It is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected. सबका equal chance है। अब मटके में तो सबके नाम है, किसी का भी नाम आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, तुम्हारा भी आ सकता है, तुम्हारे मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, किसी का भी नाम आ सकता है। इन द सैंपल इट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड, ठीक है ना। जर्नली लॉटरी मेथड जो होता है ना इसी के अंदर आता है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर लॉटरी मेथड आता है। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग अलग अलग 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे मत समझो ना, इनकी डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन भी मत याद करना इनकी, बस इनके ये डायग्राम देख लो जो मैं लेके आया हूँ, बस इन डायग्राम से ही समझ जाओगे। अब ये हमारा पहले आरंभ 2.0 बैच था अब उदय 2.0 हो गया है, तो उदय बैच वालों उनके लिए थोड़ा सा लिख रखा है अपने इधर। अब हमें ना पूरे देश का नहीं, हम अपने उदय बैच के अंदर अपने को डेटा कलेक्ट करना है। तो हमारे पास 100 बच्चे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास उदय बैच में सिर्फ 100 ही बच्चे हैं, वैसे ज़्यादा हैं बट मान लो कि अपने उदय बैच में सिर्फ 100 ही बच्चे हैं। तो हमारे उदय बैच की पॉपुलेशन, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, वैसे उदय बैच की पॉपुलेशन कितनी है, 100। अब मुझे 100 के 100 लोगों का डेटा कलेक्ट नहीं करना, मुझे बनाना है सैंपल। मेरे सर ने कहा कि बेटा रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग तुमको सिखाऊंगा, सबसे पहले स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग देखो। तो क्या करना होता है सर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में उदय बैच के अंदर ना मैंने बच्चों को ग्रुप्स में बांट रखा था। मैंने कहा एक नेहरू हाउस का बच्चा है, एक गांधी हाउस का, एक अंबेडकर हाउस का, पटेल हाउस का। हमने ऐसे ही 4 ग्रुप्स में बच्चे बांट रखे हैं, चारों की अलग अलग दिन क्लास लेता हूँ, होता नहीं है ऐसा, मान लो है भाई। तो भाई हमने उदय बैच में 4 ग्रुप्स में बच्चे बांट दिए। हर ग्रुप में हमने कितने रखे,
50 थे ना, तो हर एक में 25, इसमें 25 गांधी हाउस में डाल दिए, 25 अंबेडकर हाउस में, 25 पटेल हाउस में डाल, हमने 100 बच्चे जो थे अलग अलग हाउसेज में डाल दिए। अब हमको सैंपल बनाना था, तो मैंने अलग अलग हाउस से कुछ कुछ बच्चे ले लिए, 2 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, और 10 बच्चों का मैंने सैंपल बना दिया। ये कहलाता है मेरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसमें हल्का सा मेरा थोड़ा सा दिमाग लगा, इसलिए ये सिंपल नहीं है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का पार्ट, एंड इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है। अगली है क्लस्टर सैंपलिंग। अब क्लस्टर सैंपलिंग में पूरा का पूरा क्लस्टर ही उठा लो, पूरे का पूरा झुट्ठा उठा लो, झुट्ठा मतलब भाई पूरे का पूरा ग्रुप उठा लो। अब यही दोबारा 100 बच्चे हैं, आरंभ की जगह इसको उदय बैच कर लेना, और भाई 25-25 बच्चों का हमने ग्रुप बनाया था। अब मुझे और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में तो दिमाग लगाया, 2 बच्चे यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, कुछ ऐसा करा। अब ये भी नहीं करूंगा, इतना भी नहीं करूंगा, पूरे का पूरा अंबेडकर हाउस ही उठा लिया मैंने, और इन्हीं 25 बच्चों का सैंपल बना दिया। दिस इज माई क्लस्टर सैंपलिंग, मैंने क्लस्टर में बच्चे उठा लिए, क्लस्टर में बच्चे आए उठा लिए। आगे चलो, केस 3 देखो। केस 3 इज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग is the extended version of cluster sampling। क्लस्टर सैंपल बनाने का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे हमने क्लस्टर बनाए थे, ये 25-25 बच्चों के हमने ग्रुप्स बनाए थे, अब उसमें से एक अंबेडकर हाउस पूरा उठा लिया, वो हमारा हो गया था कौन सा, क्लस्टर सैंपलिंग। बट इस बार ही थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको हल्का सा एक्सटेंड करके हमने क्या करा, नेहरू हाउस में कितने लड़कियां थी, कितने लड़के थे, अलग अलग कर दिए। गांधी हाउस में 20 लड़कियां थी, तो नहीं 20 तो ज्यादा हो गई, 10 लड़कियां थी, 15 लड़के थे। गर्ल्स अंबेडकर हाउस में अलग कर दी, बॉयज अलग कर दिए, पटेल में भी गर्ल्स बॉयज अलग कर दिए। अब हमने क्या करा, पिछली बार तो पूरे का पूरा ग्रुप उठा लिया था, पूरे का पूरा क्लस्टर उठा लिया था, इस बार हमने क्लस्टर को और डाइवर्सिफाई करा। मतलब अगर हमें सर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, इन मल्टी स्टेज सैंपलिंग वी डिवाइड द होल पॉपुलेशन इन डिफरेंट ग्रुप्स, देन फर्दर डाइवर्सिफाई दोज ग्रुप्स एंड देन सेलेक्ट वन अमंग्स देम, और उसको हम अपना सैंपल बना लेते हैं। दिस इज अवर मल्टी स्टेज सैंपलिंग। नाम से ही पता लग रहा है क्लस्टर सैंपलिंग का अगला स्टेज मल्टी स्टेज सैंपलिंग। एंड लास्ट अपना है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, फोर्थ वाली जो अपनी सैंपलिंग है, दैट इज अवर सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसको नाम इसलिए इसका सिस्टमैटिक है कि बड़े सिस्टम में हो रही है इसमें चीजें, ठीक है। उसमें तो हमने 25 बच्चे ले लिए, 25 ले लिए, पूरे 25 उठा लिए, क्लस्टर बन गया, तभी तो इसका नाम रैंडम है, रैंडम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना। बट इसमें बहुत सिस्टमाइज्ड वे में रैंडम सिलेक्शन होता है, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का ही पार्ट है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग का ही पार्ट है। बस इसमें क्या हुआ, हमारे पास 100 बच्चे थे, मैंने रोल नंबर दे दिया हर बच्चे को, 1 2 3 4 5 6 100 तक रोल नंबर दे दिए सबको। फिर मैंने कहा 10th रोल नंबर खड़े हो, 20 रोल नंबर बेटा खड़े हो, 30 40 50 60 ऐसे करके मैंने 10 बच्चे खड़े कर लिए, और मैंने कहा आ जाओ बच्चों, चलो स्टाफ रूम में आओ, तुम्हारा सैंपल बनाया मैंने। तो दिस इज, ये हमने 10 बच्चों का सैंपल क्रिएट कर लिया, एंड दिस इज नोन एज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बस ये 4 तरीके की सैंपलिंग है जो पेपर के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सी, बस ये ध्यान रखना, रैंडम सैंपलिंग सबसे पहले तो सर, सैंपल बनाने के काम को सैंपलिंग कहते हैं, सैंपल बनाने के काम को सैंपलिंग कहा जाता है। ओके सर, इतना समझ आ गया। अब हमने सैंपल बनाना है, एक होता है रैंडम सैंपलिंग जिसमें हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस है सिलेक्शन का, उसमें भी एक सिंपल तरीका होता है लॉटरी वाला, और उसके अलावा थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके भी होते हैं, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज और क्लस्टर। मल्टी स्टेज और क्लस्टर एक एक ही होते हैं, बस इसी की एक्सटेंशन है ये। तो हमने ये चारों भी समझ लिए, इनको प्लीज देखना, आराम से समझना भाई, डायग्राम बना के लाऊं तुम्हारे लिए। इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती इन सब मेथड्स की,
इन सबको ना बस समझ लो थोड़ा सा, सो दैट कि तुमको पेपर में अगर लिखना पड़ जाए इनके बारे में तो तुम लिख भी लो। वैसे जर्नली लिखने से ज़्यादा ना ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। कोई जैसे तुमको कोई एग्जाम्पल दे देंगे और कहेंगे ये कौन से तरीके की सैम्पलिंग है, फिर अगर तुमको पता होगा अच्छा भैया पूरे का पूरा क्लस्टर उठा लिया तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग है, अच्छा क्लस्टर में से एक अलग कर दिया और फिर उसको उठाया तो ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है। हर एक इंडिविजुअल को मतलब nth आइटम को लिया जा रहा है, पहले 10th बच्चे को लिया फिर 20th को लिया, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। इस तरीके से तुम्हारे को क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तुम वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में ना, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का दूसरा नाम लिख लो, ये बायस्ड सैम्पलिंग है। ये बायस्ड सैम्पलिंग है, जो भी बंदा सैंपल बना रहा है उसकी मर्जी से सैंपल बन रहा है, कोई भी रैंडम वैंडम कुछ काम नहीं हो रहा है, उसकी मर्जी से सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। जिस भी बंदे को सैंपल बनाना है बस ये समझ लो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में पूरी उसकी मनमानी चल रही है। इंक्लूड्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल। इसमें हर एक पॉपुलेशन के आइटम के पास इक्वल चांस होता ही नहीं है सिलेक्शन का, इक्वल चांस है ही नहीं उनके पास, क्योंकि जो हमारा सैंपल बनाने वाला चाचा बैठा है सर पे वो ही बायस्ड है, वो ही अपने घर के लोगों को बुला लेता है फटाक से और कर लेता है। ठीक है, ऐसे याद कर लो नॉन रैंडम सैम्पलिंग को। बट ये 3 तरीके की होती है, इसमें भी 3 अलग अलग होते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग वही, जजमेंट सैम्पलिंग वही कि भैया जो भी सैंपल बनाने वाला बंदा है वो अपनी जजमेंट से, अपने दिमाग से सैंपल बना ले रहा है। वो क्या कर रहा है, अपनी जजमेंट से उसने कोई भी 10 बंदे उठा लिए, जैसे उसने कहा कि अच्छा यार सैंपल, उसने सोचा कि मैं बहुत अच्छा बनूंगा और मुझे उदय बैच के बच्चों का सैंपल बनाना है, तो मैं ऐसा करूंगा दिल्ली से जितने बच्चे हैं उसमें से एक ले लूंगा, हरियाणा में से जितने बच्चे हैं एक वहां से ले लूंगा, महाराष्ट्र से एक ले लूंगा। ऐसे करके इसने अपनी जजमेंट से एक सैंपल क्रिएट कर लिया, अपनी जजमेंट से, अपनी होशियारी से, दिमाग से। जब when the sample is created by the judgment or by the intelligence of the sample maker, उसको जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये कन्वीनियंस, मैंने अपनी कन्वीनियंस से सैंपल बना लिया। अपनी कन्वीनियंस का मतलब यहाँ पर तो मैंने मेहनत करी, यहाँ पे तो मैंने अपना दिमाग लगाया, बट कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मैंने अपना आराम देखा। मैंने कहा यार आराम में बैठूंगा, यहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ, 10 बंदे दिख रहे हैं बाहर घूमते हुए, आ जाओ यार तुम ही आ जाओ, तुम्हारा सैंपल बना देता हूँ, तुम्ही को उदय 0.2 के बच्चे बना दूंगा। तो व्हेन द थिंग्स आर डन एज पर द कन्वीनियंस और एज पर द लेजीनेस ऑफ द सैंपल मेकर, उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए ऐसे ही फटाक से एक सैंपल बना के दे दिया, मुझे एक काम करने के लिए दिया, मैंने कहा हाँ भैया हो गया काम, तो दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होती है, इसके बारे में ये थोड़ी सी अलग है इन दोनों से। कोटा सैंपलिंग में क्या हुआ, जर्नली हम उन बच्चों को कोटाज में बांट देते हैं। ठीक है, कोटाज में अगर तुमको, कोटा का सबसे बड़ा वही होता है अपना जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे कोटाज में बच्चे हो गए, है ना। तो हमने हर एक कोटे से एक बच्चा ले लिया एंड अपने अपना सैंपल क्रिएट कर लिया, मतलब एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड कोटा था क्लास के अंदर। ठीक है, पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड कोटे में, जैसे कॉलेज में हमें डेटा कलेक्ट करना है, कॉलेज में सैंपल बनाना है, तो कॉलेज में सारे बच्चों का जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कोटा पहले से डिटरमाइंड होता है। हमने उस कोटे में से 2 बच्चे वहां से, 2 बच्चे वहां से, ऐसे करके बुला लिए, दिस इज कोटा सैंपल। ठीक है, बस भाई बात खत्म, पैसा हजम, सैंपलिंग खत्म हो गया अपना, सैंपलिंग इज ओवर। इतना ही था अपना सैंपलिंग, और इतना ही था बट बहुत ज़रूरी था। हमने भले ही जल्दी जल्दी करा है, जल्दी जल्दी इसलिए करा है क्योंकि हम डायग्राम में लिख के लाए थे। ठीक है, डायग्राम को प्लीज़ एक बारी गो थ्रू करना, अपनी लैंग्वेज में लिख के देखना चीज़ों को, तब और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि ये जो देखने में लग रहा है बट हमने कितने सारे मेथड्स कर लिया आज के दिन में ही। सैम्पलिंग मेथड्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी 3 पार्ट्स हैं। तो प्लीज़ एक बारी फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना जैसे मैंने बनाया था वैसे एक बारी बना के देखना, तभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आएगी सब चीज़ों में, वरना सब सब सेम लगेगा, सब सेम लगेगा तुमको, कन्वीनियंस भी सेम, जजमेंट भी सेम, जब तक एक बारी वो फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे। स्ट्रेटिफाइड सेम लगेगा, मल्टी स्टेज सेम लगेगा, जब तक वो खुद नहीं बना के देखोगे, वो जो बनाया था मैंने। खुद नहीं बनाना तो उसको 2 बार जरूर देखना। अब सर एक बारी फटाक से रिवीजन करा दो सेंसिस और सैम्पलिंग के बारे में, जल्दी से फटाक से रिवीजन करेंगे सेंसिस और सैम्पलिंग के बारे में।
सेंसिस में a systematic method that collects and records the data about the members of the population, about the, यहाँ पे लिखो each and every member, each and every member of the population is called census. Sampling refers to a portion of the population selected to represent the entire group and its characteristics. सैम्पलिंग के अंदर हम एक पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन नहीं लेते, उसका एक पोर्शन लेते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, एक सैंपल बनाते हैं और उसमें से डेटा कलेक्ट करते हैं. ये जो है ये कंप्लीट डेटा प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर एक आदमी से डेटा कलेक्ट करा जाता है, बट ये हमें पार्शियल डेटा की इंफॉर्मेशन देता है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देता है. स्टडी ऑफ, वही चीज, स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, ओनली अ हैंडफुल ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसको सैंपल कहा जाता है. सेंसिस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तुमको खुद पता है. सेंसिस करने के लिए अगर हमें इंडिया का सेंसिस करना है, अपने स्टूडेंट्स का सेंसिस करना है, तो हर एक आदमी के पास जाने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, फटाक से सैंपल बनाया, 10 लोगों का हो गया भैया अपना सर्वे खत्म. ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत पैसा लगता है. इसमें इतना पैसा नहीं लगता क्योंकि कम लोगों से डेटा कलेक्ट करा जाता है. ये बहुत रिलायबल और एक्यूरेट मेथड है, क्योंकि डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी वन. तो भैया हमें एक्यूरेट और बिल्कुल प्रिसाइज और सही डेटा मिला है. बट यहाँ पर ये डेटा थोड़ा सा लेस रिलायबल और लेस एक्यूरेट होता है. क्यों होता है उसका कारण बताता हूँ, ठीक है. इसका कारण समझना है, ये भी एक अपना एक टॉपिक है, ये भी एक अपने में ही एक टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. हमने कहा ये टॉपिक कहां से निकल के आया, बिकॉज सैंपल का जो डेटा होता है, सैंपल सर्वे इज नॉट एक्यूरेट. हमने ये पढ़ा, ऐसा फीचर हमने पढ़ा. तो ये एक्यूरेट क्यों नहीं होता, सैंपल सर्वे एक्यूरेट क्यों नहीं होता, बिल्कुल प्रिसाइज क्यों नहीं होता, ड्यू टू दीज एरर्स, सैंपलिंग एरर्स एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आराम से सुनते हैं. सर हमने सैंपल तो बना दिया, बट कभी भी वो सैंपल हमारे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. यार हाँ ऐसा है कि 70-30% रिप्रेजेंट कर दे कि हाँ भैया 70% रिप्रेजेंट कर दिया, बट पूरी पॉपुलेशन को वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा. तो दैट्स वाई उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी सेंसिस मेथड जितनी नहीं होती. तो उसमें जो एरर्स आते हैं, क्यों वो सेंसिस मेथड जितनी नहीं होती, ये सैंपलिंग एरर्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो ये सैंपलिंग एरर्स कौन से होते हैं. सैंपलिंग एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमारे सेंसिस मेथड का डेटा है माइनस जो हमारे सैंपल मेथड का डेटा है. ध्यान से समझने की कोशिश करना. हमने सेंसिस मेथड से कैलकुलेट करा कि हमारी पॉपुलेशन है 100, या फिर हमने जो भी डेटा कलेक्ट करा, मतलब ना हमने डेटा कलेक्ट करा बच्चों के मार्क्स, तो हमने सेंसिस मेथड से बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाले. सेंसिस मेथड में 100 बच्चे मेरे पास थे उदय बैच के अंदर, 100 बच्चों का मैंने एवरेज निकाला मार्क्स का, तो बच्चों के 25 मार्क्स निकल कर आए. बट जब मैंने सैंपल क्रिएट करा था उन 25 स्टूडेंट्स का, जब 100 का करा, अरे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो 100 का जब मैंने करा तो बच्चों के मार्क्स कितने निकल कर आए, 25. बट जब मैंने एक सैंपल बना दिया, मान के चलो 10 स्टूडेंट्स का सैंपल बनाया और उनके एवरेज मार्क्स देखे तो निकल कर आ गए 23 का एवरेज. तो यहाँ पर सैंपलिंग एरर कितने का आया, 2 मार्क्स का सैंपलिंग एरर इधर आ गया. इसको कहा जाता है सैंपलिंग एरर. सैंपलिंग एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसिस मेथड माइनस द डेटा कलेक्टेड थ्रू सैंपलिंग मेथड. बस यही सीन होता है सैंपलिंग एरर का. सैंपलिंग एरर किस वजह से होता है, क्योंकि हमने सैंपल बनाने में कुछ गड़बड़ी कर दी, हमने सैंपल इतना प्रिसाइज, सैंपल इतना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं बनाया. सैंपलिंग एरर इज ऑल अबाउट कि जो तुमने सैंपल बनाने में गड़बड़ करी, कोई भी गड़बड़ अगर तुमने सैंपल बनाने में कर दी है तो वो सैंपलिंग एरर के अंदर आ जाती है. और कोई भी ऐसा एरर विच इज नॉट रिलेटेड टू सैंपल, विच इज नॉट रिलेटेड
इज नॉट रिलेटेड टू दी क्रिएशन ऑफ सैंपल। ध्यान से देखना, सैंपलिंग एरर में क्या होता है, सैंपल बनाने में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो वो सैंपलिंग एरर का पार्ट है। ये भी यार बहुत जरूरी टॉपिक है, इस पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना, सारा रिवाइज कराऊंगा एक बारी। बट सैंपलिंग एरर क्या है, सैंपल बनाने में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो सैंपलिंग एरर का पार्ट है। बट कोई और गलती, सैंपल बनाने में तो कोई गलती नहीं हुई, सैंपल तो बहुत तगड़ा बना हमारा, बट उससे अलावा अगर कुछ और गड़बड़ हो गई है एंड कुछ एरर आ रहा है तो दैट इज नॉन सैंपलिंग एरर। ठीक है, बस इतना इतना ध्यान रखना, इसके बारे में और डिटेल मत पढ़ना, और ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ये, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो एमसीक्यू में इतनी नॉलेज होगी तो तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। चाहते हो तो डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं डेफिनेशन नहीं लिख के लाया हूं, इसकी रीजन बीइंग कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बट फुल में पूछने के इसके चांसेस कम रहते हैं। बट फिर भी सेफर साइड पे रहने के लिए एक बार ही तुम्हारे पास बुक है, बुक में से रीड मार लेना, इतना मोर देन सफिशिएंट है वैसे। ठीक है, ये देखो इसका ही कोई क्वेश्चन देता हूं तुमको। ठीक है, देखो ये अपना वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, और इस बारी, पिछली बार तो हमने, आपने आंसर बता दिया तो हमने दे दिया, इस बारी तुम खुद आंसर देके देखो। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तब तक साथ साथ रिवाइज भी करा देता हूँ। हमने प्राइमरी सेकेंडरी वाला आधे पार्ट में कर लिया है, आधे पार्ट के बाद चाय मैंने पी ली, खाना तुमने खा लिया। अब सेकंड पार्ट में हमने सैंपल और सेंसिस मेथड देखा। सैंपल के अंदर हम, सेंसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करा। सैंपल मेथड के अंदर हम ईच एंड एवरी पॉपुलेशन से नहीं, उन्हीं में से कुछ गिने चुने लोगों का सैंपल बनाते हैं, डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अब सेंसिस तो खत्म हो गया वहीं पे, ईच एंड एवरी से डेटा कलेक्ट करके सेंसिस खत्म, सैंपल की कहानी और आगे चलती रही। अब चलो सर, सैंपल से तो डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और आपने डेटा कलेक्ट करने के मेथड भी हमको सिखा दिए हैं, प्राइमरी मेथड अलग होता है, सेकेंडरी मेथड अलग होता है, बट सैंपल बनाए कैसे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सैंपल बनाए कैसे, सैंपलिंग कैसे करें, सैंपलिंग इज द क्रिएशन ऑफ सैंपल, वो कैसे करें अपन लोग। तो वो करने के लिए ना अपने को क्या करना पड़ता है, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के दो अलग पार्ट्स थे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, लॉटरी निकाल दो, मटके में नाम डालो निकाल लो। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग चार अलग प्रकार की थी, चार अलग डायग्राम तुमको सिखाए हैं, प्लीज जाओ चारों डायग्राम जरूर देखना। चलो सर वो खत्म हो गया, रैंडम सैंपलिंग में हर एक आदमी के पास इक्वल चांस है सिलेक्शन का। नॉन रैंडम सैंपलिंग इज ऑल अबाउट दी पर्सन हु इज मेकिंग द सैंपल, जो बंदा सैंपल बना रहा है सब उसके हाथ में है। नॉन रैंडम सैंपलिंग में उसकी मनमानी चलेगी, उसकी सब चलेगा, और वो सैंपल बना रहा है, दैट इज नॉन रैंडम सैंपलिंग। ठीक है सर, अब हमने सेंसिस और सैंपलिंग मेथड जाना। सैंपल बनाते टाइम कुछ सैंपलिंग एरर्स आते हैं, जो सैंपल बनाते टाइम एरर आते हैं, सैंपल बनाने में कुछ एरर आया है दैट इज सैंपलिंग एरर, बट अगर उसके अलावा कुछ एरर आ गया है दैट इज नॉन सैंपलिंग एरर। बस बात खत्म, चैप्टर हजम, चैप्टर मेरे पेट में जा चुका, मैंने रिवाइज करा दिया, फटाफट से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, बस इतना ही चैप्टर था, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। चैप्टर का सर्वनाश हो गया है, ये देखना, इंडिया एक्सप्रेस, कुछ क्वेश्चंस हैं और एक चीज और है, एक चीज और है, अभी छोड़ के मत जाना, 5 मिनट और देख लो बस। ये सर आपने बताया था यहाँ पे इंडिया एक्सप्रेस ने एक ओपिनियन पोल कंडक्ट कराया एंड ऑल्सो शो द फाइंडिंग ऑफ द ओपिनियन पोल। अब ये ओपिनियन पोल जो था, क्या ये ओपिनियन पोल ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ इंडिया से कंडक्ट कराया क्या इन्होंने, क्योंकि हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स जानने के लिए ईच एंड एवरी पर्सन का हमें डेटा चाहिए होता है, जितने भी हमारे देश में लोग हैं। तो यार ये ओपिनियन पोल जो इन्होंने कंडक्ट कराया होगा, ये ईच एंड एवरी पर्सन से तो नहीं करवाया होगा, कुछ गिने चुने सैंपल से करवाया होगा, तो इसीलिए ये जो डेटा है ऊपर, ये सैंपल वाला डेटा है, दिस इज अ सैंपल डेटा। एंड बस सैंपल के बारे में ना यही बताना था, ये बस ये अपना आखिरी टॉपिक है कि सेंसिस ऑफ इंडिया जो है ना, ये हमारा एक एग्जाम्पल है सेंसिस सर्वे का। सेंसिस सर्वे का हमारे देश के अंदर ना, सर आप सेंसिस सर्वे की बात कर रहे हो, आप सैंपल सर्वे की बात कर रहे हो,
तो सेंसस सर्वे का हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है हमारे देश में। ये जानता है हमारे देश की डेमोग्राफी के बारे में, हमें बताता है डेमोग्राफी में क्या क्या आता है, हमारे देश का सेक्स रेशियो क्या है, हमारे देश का बर्थ रेट क्या है, हमारे देश का डेथ रेट क्या है, हमारे देश में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, हमारे देश में एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है। इन सब चीज़ों को डेमोग्राफिक कंडीशंस कहते हैं। एंड इसके बारे में सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है। ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करा जाता है। हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट होता है। एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइजेज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी है, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सरसाइज तो होगा ही होगा। और सर आपने ये वाला बता दिया सेंसस ऑफ इंडिया। दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSSO भी कहा जाता है। एंड ये सैंपल सर्वे का एग्जाम्पल है। सैंपल सर्वे का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। सैंपल सर्वे का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। सर आपने बताया सेंसस सर्वे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश में सेंसस ऑफ इंडिया। सैंपल सर्वे का हमारे देश में सबसे बड़ा एग्जाम्पल नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सारी डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर डेटा कलेक्ट करती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, मैटरनिटी रेट, इन सब पे डेटा कलेक्ट करती है। बट ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास नहीं जाती। was established by the government of India to conduct नेशन वाइड सर्वे। ये नेशन वाइड सर्वे तो कंडक्ट करती है, बट नेशन वाइड सैंपल सर्वे कंडक्ट करती है। ये सेंसस सर्वे नहीं, सैंपल सर्वे कंडक्ट करती है। द डेटा कलेक्टेड बाय NSSO सर्वे आर रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल। एक ये NSSO का ना एक जर्नल है, जिससे डायरेक्ट बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपनी रिपोर्ट कहाँ पब्लिश करती है। तो सर्वेक्षणा नाम का इनका एक मैगजीन है, एक जर्नल है, वहाँ पर ये इशू करती है। बस भाई अब अपना चैप्टर खत्म हो गया। अब अपना चैप्टर खत्म है। बस ये गिने चुने 3-4 क्वेश्चन है, ये मैं जल्दी से कराऊंगा और इस लेक्चर को रैप अप करूंगा। ठीक है, तुमको टाइम दे रहा हूँ, साइड में हट रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आंसर बता दूंगा जल्दी से। द रिसर्चर गिव्स ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन अ नंबर and researcher draws number from a box randomly to choose the sample। सब लोगों का नाम एक मटके में डाला, मटके से नाम निकाल लिया, लॉटरी मेथड। सर लॉटरी मेथड है, ये तो लॉटरी मेथड है। वहीं पे साथ साथ बच्चा बोलेगा सर लॉटरी मेथड तो सैंपल सर्वे का पार्ट है। तो मैं उससे कहूंगा कि बिल्कुल भाई वो सैंपल सर्वे का पार्ट है, बट ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हम सैंपल बना रहे हैं, अभी सर्वे नहीं कर रहे, उस सैंपल का सर्वे नहीं हो रहा। सैंपल सर्वे होता है कि हमने सैंपल बना लिया एंड अब उन लोगों से डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। और यहां पर ये जो लॉटरी मेथड है, दिस इज सैंपलिंग। हम यहां पर पहले सैंपल बना रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंपलिंग। एक इन्होंने सैंपल क्रिएट करने की एक इनकी तकनीक थी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, पहले तुम पढ़ो, तुम आंसर देने की कोशिश करो फिर मैं। स्टेटमेंट 1 कहती है टेक्निक विच गिव्स एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज कॉल्ड नॉन रैंडम सैंपलिंग। बिल्कुल गलत भाई। नॉन रैंडम सैंपलिंग में तो जो हमारा जो सैंपल बनाने वाला बंदा होता है उसकी दादागिरी चलती है, ईच एंड एवरी आइटम का कोई चांस नहीं होता सिलेक्शन का। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखो, द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय NSSO। NSSO नाम से ही है सैंपल सर्वे, एंड जहां पर सैंपल सर्वे लिखा हुआ है वो कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकता, वो हमेशा पार्शियल इंफॉर्मेशन ही देगा, क्योंकि उसने ईच एंड एवरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करा ही नहीं है। वो हमेशा हमको पार्शियल, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ही देगा, इसीलिए मोस्ट कंप्लीट सर्वे तो नहीं होता। एंड ये स्टेटमेंट अपनी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। और कितने क्वेश्चन है भैया? और भी हैं, ये वाला देखो, ये इजी क्वेश्चन है, साइड हट रहा हूं, तुम क्वेश्चन पढ़ो और करो। स्टेटमेंट 1 अपने को कहती है
सैंपल मेथड प्रोवाइड्स बेटर रिजल्ट्स देन सेंसस। मैंने यहीं पे क्रॉस मार दिया भाई। इसके रिजल्ट्स जो होते हैं, सैंपल मेथड के रिजल्ट्स लेस रिलायबल होते हैं और लेस एक्यूरेट होते हैं। सेंसस मेथड के रिजल्ट्स ऑलवेज एक्यूरेट एंड रिलायबल होते हैं, तो गलत। सैंपल कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच इंडिविजुअल फ्रॉम द यूनिवर्स, बिल्कुल गलत भाई। सैंपल के अंदर ईच इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल से डेटा नहीं कलेक्ट करा जाता, कुछ गिने चुने लोगों का सैंपल बनाया जाता है एंड वहां से डेटा कलेक्ट करा जाता है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है जी, तो बस यहीं पर हमारी क्लास होती है ख़त्म। बस 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 गाइस, धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक अपने साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा चैप्टर था। ये बड़ा इसलिए गया है, इतना लेक्चर बड़ा इसलिए गया है, एक तो सबसे ज़रूरी बात, थ्योरी आएगी 8 नंबर की, तो वो आएगी इसी चैप्टर से। देखो थ्योरी आएगी तो इसी चैप्टर से आएगी। अब दूसरी बात ये कि 8 नंबर की थ्योरी, अब वैसा पर मतलब एक्यूरेट नहीं है कि 8 नंबर से ना, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, क्योंकि बोर्ड से तुम्हारा पेपर आना नहीं है। अब अगर तुम सरकारी स्कूल के बच्चे हो या केवी स्कूल के बच्चे हो तो बात अलग है, बट वहाँ के लिए तो डिफाइंड रहता है कि 7-8 नंबर की थ्योरी आएगी। बट प्राइवेट स्कूल्स का अलग फंडा होता है। प्राइवेट स्कूल में थ्योरी कभी ज़्यादा दे देते हैं, कभी कोई प्राइवेट स्कूल थ्योरी देता ही नहीं है। तो भाई उस हिसाब से अपना थोड़ा स्कूल को एनालाइज करना। अब मैं हर एक प्राइवेट स्कूल का नहीं बता सकता, बट अपने 12वीं के सीनियर से पूछना कि भैया या दीदी, स्टैटिस्टिक्स जो है आती है जो अपने पास, वो कितना थ्योरी पूछा जाता है उसमें और कितना प्रैक्टिकल पूछा जाता है। अगर वो बोले थ्योरी ज़्यादा आती है तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि थ्योरी आएगी तो दूसरे चैप्टर से भी आएगी, बट यहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये पूरा थ्योरिटिकल चैप्टर है और अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 1 से इतनी नहीं आती जितनी इससे आती है। और अगर थ्योरी कम आती है तो इसको इतना इंपॉर्टेंस मत देना। आगे आने वाले जो प्रैक्टिकल, अब आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो होंगे प्रैक्टिकल लेक्चर्स। भाई तगड़े लेक्चर्स होने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो अपने पेन वैन लेके तैयार रहना, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस होने वाली है अगले जो अपने सेशंस आएंगे स्टैटिस्टिक्स के। ये अगर तुमको नोट्स डाउनलोड करने हैं, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर डाउनलोड करने हैं तो अपना ये PW ऐप खोलना, वहाँ पे सर्च करना पेस कॉमर्स 11th कॉमर्स, पेस क्लास 11th कॉमर्स 2026, ठीक है। एंड तुमको ये बैच मिल जाएगा। यहाँ पे जाके इसको ओपन कर लेना, अपना स्टैटिस्टिक्स जो भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वो डाल लेना, ठीक है भाई साहब। ये अकाउंटेंसी के नोट्स हैं जैसे इधर, और बस ये थोड़ा सा हमारा प्रमोशन कि ये 2 बैचेस हैं और उदय 3.0 भी लॉन्च हो चुका है। तो इससे ज़्यादा बेटर अगर तुमको चॉइस लेनी हो तो उदय 3.0 की चॉइस लेना, या तो उदय प्रो की चॉइस लेना। रीज़न बीइंग कि इसमें अभी लाइव सेशंस अभी स्टार्ट होंगे। अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, परेशान हो, तो इसमें लाइव सेशंस अभी स्टार्ट होंगे। इनमें लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये रहा देखो अपना, और वो एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग वाला है। कॉमर्स कक्षा जो है ना, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए है। इसमें अपने पास बहुत गिने चुने बच्चे हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। वहाँ पर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। तो बस बस ख़त्म कर दें, ख़त्म कर देता हूँ। बस एक फाइनल एक धमाका दे देता हूँ तुमको, फाइनल धमाका ले लो, क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसके बाद ख़त्म है। थैंक यू स्लाइड दिखाऊंगा, टाटा बाय बाय करेंगे, दोनों अपने अपने घर जाएंगे। असर्शन है the purpose of the sample is to get one or more estimate of the population। इस पैरामीटर को उड़ा दो। सैंपल बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है, तो हमने ये बारी बारी बोला आपको, सैंपल हम हमेशा ऐसा बनाते हैं कि वो हमारी पॉपुलेशन को डिपिक्ट करे, हमारी पॉपुलेशन को दर्शाए। पूरी पॉपुलेशन तो कभी बन नहीं सकता सैंपल, तो वो हमारी पॉपुलेशन का एक एस्टीमेट देता है हमको, हमारी पॉपुलेशन को डिपिक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, द पर्पस ऑफ सैंपल इज टू गेट वन और मोर एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस। रीजन क्या दे रखा है,
अ गुड सैंपल is generally smaller than the population and is capable of providing reasonably accurate information about the population at a much lower cost and shorter time. यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ. ये मैंने हिंदी भाषा में बोला, इसने यही अंग्रेजी भाषा में बोल दिया. मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि भाई एक अच्छा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पॉपुलेशन जितना बड़ा तो ना हो, पॉपुलेशन से छोटा हो, साथ ही साथ उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन की हर एक चीज को डिपिक्ट करे. प्रूविंग रीजनेबल एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन, रीजनेबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन. उसमें इतना दम होना चाहिए कि पॉपुलेशन की हमको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे पाए, बस. तो अजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर अजर्शन. ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है उस्ताद जी. और बस अपना समय खत्म होता है. अब समय शुरू हो गया था, अब समय खत्म हो गया है. कलेक्शन ऑफ डेटा नामक जो हमारा चैप्टर है वो इधर अब समाप्त होता है. प्लीज 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 प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों पूछना कितनी थ्योरी आती है, उस हिसाब से इस चैप्टर का रेलेवेंस तुम्हारे लिए और हो जाता है. और जो मेरे सरकारी स्कूल या केवी स्कूल वाले बच्चे हैं, तो भैया तुम्हारा 8-9 मार्क्स की थ्योरी आएगी, जिसमें से इस चैप्टर के आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना.